आशा है सभी छात्र मुझे देख पा रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी छात्रों का वेलकम। सेशन नंबर 5, उत्तर अमेरिका से छलांग लगाकर दक्षिण अमेरिका में आने वाले हैं। अमेरिका जिनकी खोज से हमने बात की थी, कहीं खोज के दौर के काल में जिस तरह से यूरोपीय मूल से कई नाविक निकले और उन्होंने नए क्षेत्रों की खोज की, तो आज हम अमेरिका को और नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध की तरफ देखते हुए चलेंगे। ठीक है सभी छात्र, आशा है आप एकदम कंफर्टेबल होंगे। कंफर्टेबल? तो पीडीएफ प्रिंट फॉर्म में नहीं अवेलेबल होगा, बिल्कुल होगा, पीडीएफ भी अवेलेबल होगा, सारी चीजें अवेलेबल होंगी। क्लास का स्टार्ट करना चाहता हूं। स्टार्ट के लिए सबका अभिवादन, सबका वेलकम। और कक्षा के प्रारंभ में मुझे बहुत से छात्र अभी भी लिख रहे हैं कि सर ये एटलस कौन सा लेना है। अगर आपके पास खान सर का एटलस है तो जरूर ले लीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो ऑक्सफोर्ड का या ओरिएंट ब्लैक स्वॉन का कोई भी स्कूली एटलस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो भी एटलस हो, एटलस होना चाहिए आपके पास। जो भी एटलस होगा काम कर जाएगा। एटलस के साथ क्या करना है? एटलस के साथ एक कोई चिन्हित करने के लिए कोई एक स्केच पेन रख लीजिए जिससे आप उसको मार्क कर रहे हैं। अपनी एटलस पर लिखना शुरू करिए, अपनी एटलस पर लिखना शुरू करिए। पेंसिल रख लीजिए, पेंसिल से कुछ कुछ चीजें उसी में साथ में लिख लीजिए। क्या होगा उससे? उससे क्या होगा, जब भी मैं आपके साथ क्लास ले रहा हूं उसी एटलस में अगर आपने चिन्हित भी कर रखा है, आपने कुछ कुछ लिख भी रखा है, तो जब भी रिवीजन करना होगा एटलस के पन्ने पलटते जाइए और आपका पूरा का पूरा सिलेबस कितनी देर में हो जाएगा? 2 घंटे में। 2 घंटे में, परीक्षा से 2 घंटे पहले आपको अगर विश्व भूगोल को रिवाइज करना है, केवल 2 घंटे में पूरे विश्व भूगोल को रिवाइज करना है, तो स्मार्ट तैयारी करेंगे। और स्मार्ट तैयारी का मतलब यह होता है कि अपनी एटलस पर ही चिन्ह भी बनाइए, मार्किंग कर दीजिए, लिख दीजिए जो भी चीजें मिल रही। सभी को समझ में आया? चलिए आज की क्लास कुछ प्रश्नों से। एक प्रश्न मेरे पास आया कि सर जो भी चीजें आपने कराई, सभी लोग ध्यान देंगे, जो भी चीजें आपने कराई, जो भी चीजें आपने चिन्हित कराई, कुछ नदियां कराई, कुछ पठार कराए, कुछ पर्वत कराए, कुछ चोटियां कराई, कुछ सागर कराए, कुछ महासागर कराए, क्या इनके परे एग्जाम में नहीं आएगा? क्या यहीं तक सीमित रहना है? तो देखिए, मैंने पहले दिन कहा कि मैं यूपीएससी के सिलेबस से चलूंगा। विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। अब ये शब्द मुख्य अहम है, और यहीं पे शब्द है सेलिएंट फीचर्स, यानी मुख्य फीचर। तो मैंने आपको क्या कराए हैं? प्रमुख पर्वत, प्रमुख नदियां, प्रमुख खाड़ियां, प्रमुख सागर, जो भी उनसे जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या हम अपनी परीक्षा में कहीं पर कोई चूक की गुंजाइश रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो जो आपको प्रिंटेड मटेरियल दिया जाएगा उसमें उससे ज्यादा जानकारी होगी, उसमें और भी ज्यादा नदियों के नाम होंगे, उसमें और भी ज्यादा पर्वतों का वर्णन होगा, वो सारी चीजें होंगी। आपसे अनुरोध है क्रम में चलने का मतलब, पहला चीज आप कक्षा में जो भी किया जा रहा है, जो भी एंट्रीज हैं उनको मार्क कर लीजिए, उनको चिन्हित कर लीजिए, और उसके बाद हम उसके ऊपर जो जानकारी पाते हैं उसको करें। समझ में आया? तो पहला तो ये प्रश्न मेरे पास आया था, तो मैं फिर से सभी लोगों को कि मैं अपने मन से कुछ ऐसा निर्धारित नहीं करता हूं, मैं सिलेबस को पहले रखता हूं। अगर उन्होंने मुख्य कहा तो मुख्य। जैसे आज उदाहरण देना चाहता हूं, सभी लोग बताइए। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है आयतन के हिसाब से, जिसमें पानी का जो वॉल्यूम है सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। आप सबने सुना, आज उसकी चर्चा भी करेंगे। अमेजन की लगभग 1000 से ज्यादा, मोटा 1100 से भी ज्यादा सहायक नदियां हैं। तो एक नदी की सहायक नदियां 1100 हैं। तो अगर मैं विश्व भूगोल कराने लगा और मैं 1100 नदियां एक नदी की सहायक नदी देने लगा, तो आप समझ सकते हैं कि मैं न्याय नहीं करूंगा। तो मैं न्याय करने के लिए पहले मेरी इतने वर्षों के अनुभव में पहले जो मेरी तरफ से जो मुख्य मुझे लगते हैं वो मैं कक्षा में कराता जा रहा हूं। लेकिन मुझे भी पता है हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, उसके साथ जो आपको लिखित में मटेरियल मिलेगा उसमें और भी जानकारी होगी। आशा है आपको ये क्लियर कर देगा। हाँ, ये मैं समझता हूं कि आपका प्रश्न एकदम जायज था कि आपको चिंता थी कि सर के साथ हम पढ़ रहे हैं, आत्मविश्वास भी आ रहा है, कहीं इससे ज्यादा तो नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आ सकता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कुछ जानकारी दे रहा हूं और कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। जानकारी हम
एक सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी, एक सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी और कॉन्सेप्ट से कई चीजें हम निकाल लेंगे। यह हुआ हमारा पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न मैंने आप सबसे पूछा था मरुस्थलों के ऊपर, मरुस्थलों के ऊपर। तो बच्चों आप सबने आज खाना खाया, कुछ खाना खाया होगा। किसी ने रोटी खाई होगी, किसी ने चावल खाया होगा, किसी ने दाल खाई होगी, किसी ने दूध पिया होगा। एक बात बताइए, अभी जो आपके शरीर में ऊर्जा है वो किस कारण है? क्या दूध की वजह से है? क्या दूध की वजह से है? या आपने केला खाया आज, केले की वजह से है? संतरा खाया, संतरे की वजह से है? या गेहूं की वजह से है? या चावल की वजह से? कह सकते हैं? नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। एक चीज से नहीं होता है। तो एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि यूपीएससी के विगत वर्षों में एक प्रश्न आया है कि मरुस्थल जो होते हैं, मरुस्थल की लोकेशन महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ही क्यों होती है और 30 डिग्री अक्षांश के पास क्यों होती है? कल चर्चा में भी आया, क्लास में भी आया। मैंने कुछ उत्तर भी पढ़े, कमेंट्स में जो उत्तर आए, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत से छात्र इस चीज को डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मरुस्थलीकरण एक ही कारण से तो नहीं होगा, कई सारे कारण सम्मिलित होकर बनेंगे। तो जब उत्तर लेखन हम सीखना चाहते हैं सभी लोग, अगर हम यूपीएससी के विगत वर्षों के प्रश्नों को देख रहे हैं, जो यूपीएससी में भी पूछा जाएगा, स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपीएससी, आरएएस वगैरह कहीं भी पूछा जा सकता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सब में पूछा जा सकता है कि मेजर डेजर्ट्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध के प्रमुख मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अंश अक्षांश और पश्चिमी तट पर क्यों है? तो इसका एक ही कारण नहीं होगा, इसके कई कारण होंगे। तो मैं चाहता हूं उन कारणों पे सोच बनाएं, उन कारणों पे सोच बनाएं। और कुछ उत्तर तो मेरे पास ऐसे आए जिसमें मुझे ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं से कुछ रटा हुआ है, तो वो सारे बिंदु लिख दिए, प्रश्न को समझने की चेष्टा नहीं की गई। ठीक है, तो सभी लोग मेरे साथ हैं। तो मैं आपको एक दिन और देना चाहता हूं, एक दिन और देना चाहता हूं, क्योंकि किसी ने यह भी कमेंट किया, अरे भाई लोग, सर ने एक क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कोई बता दो। अरे आपसे मैंने कहा आप उत्तर अन्वेषी बने, आप डिटेक्टिव बने, आप जासूस बने, आपको ढूंढना है। कहां से ढूंढूंगा सर? इंटरनेट पे देख सकते हैं। अगर आप नहीं जानते मरुस्थलीकरण कुछ कारक, तो सभी लोग के सामने फिर से एक अवसर आपके सामने। मैं चाहता हूं कि आप लोग छोटे छोटे कदम ले रहे हैं, इन छोटे कदम पे आपका हौसला बढ़ाऊं, ना कि हौसला तोड़ूं। आप चैट भी पढ़ते हैं, आप बहुत सी चीजें देखते हैं उसमें, तो किसी भी चीज में मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, 2 लोग, आप और मैं, सिर्फ 2 लोग हैं, 2 लोग, तीसरे की चिंता नहीं करनी। आपको एक काम दिया, मेरे पास एक काम है, मेरे पास काम है आपको पढ़ाना, आपके लिए अच्छा मटेरियल जुटाना, आपको सब चीजें समझाना। दूसरा आपका काम क्या है? उन चीजों में जो निर्देश दिए गए उन्हें फॉलो करें, ईमानदारी से फॉलो करें, अपना कप मजबूत रखें। तो फिर से, उत्तरी गोलार्ध में प्रमुख गर्म रेगिस्तान 20 से 30 डिग्री उत्तर और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में क्यों स्थित है? सोचिएगा, सचित्र है ये पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट, ये भी पश्चिमी तट। यहां पे कुछ अपवाद है, लेकिन हमने तो प्रश्न इनकी बात क्या की? प्रमुख गर्म रेगिस्तान। ये दोनों 7 और 8 नंबर गर्म नहीं, ये ठंडे रेगिस्तान है। फिर से ध्यान देना। और प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तरी गोलार्ध, तो ये वाले भी नहीं लिए जाएंगे। हिंट दे रहा हूं, आपकी सहायता कर रहा हूं, मेरा काम है आपकी सहायता करना। इस प्रश्न का एक बार थोड़ा सा विश्लेषण, थोड़ा सा दिखाते हुए कि कहां की बात हो रही है। प्रश्न को तो समझो बच्चों, जिनकी बात हो रही है उन पे प्रश्न। लेकिन जैसा मैंने कहा हिंट दे रहा हूं, उत्तर नहीं दे रहा हूं। उत्तर आएगा कल, उत्तर आएगा कल। ठीक है, सोचिएगा। एक और प्रश्न आया, तीसरा और आखिरी प्रश्न। किसी छात्र ने यह लिखा कि सर आपने बताया कि कनाडा की जो झीलें हैं वो हिमानी प्रक्रियाओं से हुई। अब तो आपको पता है, बर्फ आती है, बर्फ पीछे जाती है तो नीचे से तोड़ता हुआ जाती है, खड्ड छोड़ देती है, गर्त छोड़ देती है, जिसमें पानी भर जाता है। ठीक है, जिसमें पानी भर जाता है। तो किसी ने कहा कि सर लेकिन रूस में ऐसा क्यों नहीं? अगर ये कनाडा में है तो रूस में भी तो होना चाहिए। तो बच्चों, ज्योग्राफी विज्ञान है, विज्ञान का मतलब लॉजिक। तभी एक बात बताइए कि अगर मेरे पास ये कुछ एक दवा है, अगर मैं इसको लेता हूं और छोड़ देता हूं तो ये नीचे गिर जाती। क्यों नीचे गिरी? मैं फिर से उठाता हूं, फिर से उठाया और छोड़ दिया तो ये नीचे गिर जाता है। क्यों गिरता है बच्चों?
ये गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर रहा है। सिद्धांत है, कोई भी चीज लूंगा जब तक गुरुत्वाकर्षण है वो गिरेगा ही गिरेगा, गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो ज्योग्राफी भी वैसा ही है। अगर कनाडा में नियम लागू होता है तो विश्वास कीजिए उसी अक्षांश में अगर और कोई महाद्वीप होगा तो वहां भी अप्लाई करेगा, सीधा ग्रेविटी के नियम के कारण। तो उस छात्र की मदद करने के लिए मैं ये लेकर आया हूं। ये मानचित्र आपके पास शायद ना हो, ये आर्कटिक का मानचित्र है। सभी लोगों को दिखाई दे रहा है? ये क्या है? ये आर्कटिक का मानचित्र है। ये आर्कटिक का मानचित्र है। इसमें कनाडा दिख रहा है, कनाडा दिख रहा है सभी लोगों को? सभी लोगों को मैं आपका प्रश्न पढ़ रहा हूं। ठीक है, डेजर्ट भी दिख रहे हैं मुझे। सभी लोग इस चित्र को देखेंगे, इस चित्र को देखेंगे। चलिए, ये उत्तरी ध्रुव, ये क्या है? आर्कटिक वृत्त दिखाई दे रहा है। कई बार हम आर्कटिक का मानचित्र नहीं देखते। ये मानचित्र कहां मिलेगा? आपकी एटलस में भी। जिन छात्रों को ये समझ नहीं आ रहा है, आपकी एटलस में भी एक आर्कटिक का मानचित्र है। कहां मिलेगा? अपनी एटलस के कंटेंट पेज में जाना है, विषय सूची में जाना है, जो भी विषय है इस मेरी एटलस में कहां दिखा रहा है? वर्ल्ड का पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र, 74 नंबर पेज पर है मेरी एटलस। मेरी एटलस की चिंता ना करें, आप अपनी एटलस जो भी आपके पास है, लेकिन अगर आप एटलस के बिना बैठे हैं तो गड़बड़ है, तब कुछ गड़बड़ है। ये देखिए गोलाकार जो मानचित्र दिखाई दे रहे हैं, ये ध्रुवीय मानचित्र, ये ध्रुवीय मानचित्र हैं। हम आर्कटिक की बात कर रहे हैं। सभी लोग, आर्कटिक दिखाई दे रहा है आपको? ये आर्कटिक में कनाडा का हिस्सा है। ये कनाडा के हिस्से में आपको बहुत सारे द्वीप, उनमें जुड़े हुए जलाशय और ये झीलें दिख रही हैं। ये किसने किया? ये बर्फ ने किया। विश्वास कीजिए, बर्फ ने किया। जैसा मैंने कहा, हिमानी प्रक्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं, ग्रीनलैंड के तट पे आते हैं। देखिए ग्रीनलैंड का तट भी काफी कटा फटा है, कटा फटा तट। इंडेंटेड कोस्टलाइन अंग्रेजी में कहते हैं, इंडेंटेड कोस्टलाइन। उसमें है तो तोड़ेगा, तोड़ दिया। आइए और आगे आते हैं। यह है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। अपनी एटलस खोल के रखिएगा, मेरा सबसे अनुरोध है। आप खुद देखेंगे, आपको दिखाई देगा बहुत अच्छे से आपकी एटलस में कि किस तरह से सब कुछ ऐसा लगता है कि इतना तोड़ दिया, यहां कचरा कर दिया है भूमि का। ये भूमि के टुकड़े टुकड़े कर दिए, बुरबुरा दिया सारा का सारा, सब कुछ यहां पर ऐसा हो गया। अब हम आते हैं यूरोप में, उसी अक्षांश में। तो यहां पर देखिए ये छोटे छोटे सागर अंदर घुसे चले आए हैं, यहां तक कि फिनलैंड को विश्व में हजारों झीलों का देश माना जाता है, कंट्री ऑफ 1000 लेक्स। उसके बाद आते हैं रूस में। जरा देखिए यहां पे लडोगा, ओनेगा, ये रूस के तट के बारे में देखिए। नदियों के मुहाने कट गए हैं, सब चीजें कटी हैं। यहां देखिए बहुत सारे द्वीप। क्यों? बर्फ। मैंने कहा भूगोल विज्ञान है, इसलिए करवा रहा हूं कि एक बार सिद्धांत समझ में आ जाएगा, तो वो नियम लगेगा ही लगेगा। निश्चिंत होके लगाइए। अगर आपको समझ में आया तो समझ में आ गया ये क्यों टूट गया? सब टूटा है, खूब टूटा है। बर्फ तोड़ती है। ये हिमानी अपर्दन की प्रक्रिया है, इसे प्लकिंग एक्शन कहते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। इतना ज्यादा भूमि को कोई नहीं तोड़ पाता और तटों को इतना ज्यादा कटा फटा नहीं कर पाते। सभी लोग मेरे साथ? चलिए, मैं बहुत चैट पे नजर नहीं रख रहा हूं, मैं विषयों पर बात कर रहा था। तो एक बहुत जायज प्रश्न मेरे पास आए, तो मुझे लगा उनका उत्तर होना चाहिए। तो मुख्य बिंदु कर रहे हैं हम, तैयारी में हम मुख्य बिंदु कर रहे हैं, और तैयारी के साथ साथ हम क्या करते जा रहे हैं? हम अपने कुछ समझ विकसित कर रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जिस प्रक्रिया से ले जा रहा हूं उस प्रक्रिया से लड़ना बंद करें, उस प्रक्रिया का हिस्सा बने। ठीक है, कुछ चीजें दिखाता हूं। क्यों दिखाता हूं? इसलिए कि हमारे मस्तिष्क में, मनोविज्ञान का शिक्षक भी रहा हूं, छात्र भी रहा हूं, मेरा मन हुआ मनोविज्ञान पढ़ने का, तो मैंने ज्योग्राफी और एक और ऑप्शनल था। फिर मेरा मन हुआ तो यूपीएससी में मैंने एक ऑप्शनल हटाया और मैंने कहा मैं साइकोलॉजी पढ़ता हूं।
2 साल मैंने साइकोलॉजी पढ़ी और साइकोलॉजी से भी मैंने परीक्षा दी, मुख्य परीक्षा और आगे साक्षात्कार में भी मैंने बहुत सी साइकोलॉजी के प्रश्न वहां भी पाए जो मुझसे साक्षात्कार में पूछे गए यूपीएससी में। तो मैं सभी को बताना चाहता हूं कि हमारी जो मस्तिष्क में जो स्मृति है, जो मेमोरी है, वो पिक्टोरियल है, पिक्चर से चलती है। तो मैं एक वैज्ञानिक विधि से आपको पढ़ा रहा हूं, इससे लड़ना बंद करें, इससे लड़ना बंद करें। आपके पास जो लिखित है, लिखित आएगा भी और साथ में जो मैं लिखवा रहा हूं उसे लिखते रहें, ठीक है? सभी लोग मेरे साथ चलिए। आज क्या करेंगे? आज करेंगे उत्तर अमेरिका। 2 चीजें हो चुकी है, उत्तर अमेरिका के भौतिक पार्ट की हमने बात की है। हम क्या कर रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, हम विश्व के भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताओं की बात कर रहे हैं। भौतिक भूगोल में आता है स्थल मंडल या स्थल आकृति, स्थल मंडल, जो कि हमने उत्तर अमेरिका का देख लिया, उत्तर अमेरिका का देख लिया। फिर हमने उसका थोड़ा जलमंडल भी देखने की कोशिश की। जलमंडल में हमने क्या देखा, जलमंडल में हमने क्या देखा, यह भी हमने उत्तर अमेरिका का देख लिया। इसमें हमने क्या देखा, हमने देखे जलाशय, हमने सागर देखे, हमने खाड़ियां देखी, प्रमुख खाड़ी, हमने नदी देखी, प्रमुख नदी, हमने झील, जलाशय इत्यादि देखे, जलाशय देखे। लेकिन इनका अभी हमने वायुमंडल नहीं किया, वो भी एक सिद्धांत है, प्रक्रिया है, वो भी आ जाएगा। अच्छा, एक और बात बताना चाहता हूं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इन्हीं कारणों से अगर आपको उत्तर अमेरिका का स्थल और जल थोड़ा कम समझ आया, थोड़ा कम समझ आया, देखिए आप सबकी अलग अलग परिस्थिति है ना, कोई एकदम बिगिनर है, कोई परीक्षा 1-2 बार पहले दे चुका है। आज मेरे पास एक मैसेज आया कि सर मैं जो हूं 3 बार से प्रीलिम की परीक्षा दे रहा हूं और जो है मेरे 60 अंक से ऊपर नहीं जा रहे, सर मेरी मदद करिए। तो 3 बार से प्रीलिम्स की परीक्षा दे रहा है, तो सबके अपने अपने वो होंगे। तो अगर उत्तर अमेरिका में आपकी आदत नहीं है कि चित्र की तरह देखना, समझना, उसके बाद लिखना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके बाद अब मैं वही कार्य किस पर करूंगा, दक्षिण अमेरिका। अगर आप खुले दिमाग से बैठे हैं तो दक्षिण में समझ आएगा। आपको यह भी लग सकता है कि सर उत्तर अमेरिका में हम बहुत धीरे धीरे चले, क्यों धीरे धीरे चले, साथ में सिद्धांत भी देता जा रहा हूं। अब जब दक्षिण अमेरिका में आएंगे तो वही सिद्धांत देने नहीं पड़ेंगे, वो तो उत्तर अमेरिका में आगे दक्षिण अमेरिका तेज हो जाएगा। मान लीजिए आपको दक्षिण अमेरिका तक भी मजा नहीं आया, मोक्ष है नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, पर्वत पे बैठे हैं, मोक्ष नहीं मिल रहा, तब क्या करेंगे, तब हमारे पास अफ्रीका आएगा, उसके साथ भी यही नोचेंगे, अफ्रीका को भी नोचेंगे, ऐसे ही नोचेंगे, तलमंडल नोचेंगे, उसका जलमंडल, वायु भी जो नोचेंगे, जैव भी नोचेंगे। सर देखिए मैं बहुत ज्यादा स्लो लर्नर हूं सर, मेरा 3 बार में भी नहीं होता। अरे कोई बात नहीं, एक गेंदबाज के पास 6 गेंदें होती है एक ओवर में। मैं जब गेंदबाजी कर रहा हूं 3 गेंदें तो ये हो गई, चौथी गेंद यूरोप, 5वीं गेंद ऑस्ट्रेलिया और 6ठी गेंद एशिया। सारी चीजें 6 बार करवाऊंगा, 6 बार वही सिद्धांत आपके सामने आएंगे। अब आप बताइए, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको पहली बार ही समझ आ गया तो आप समझिए 6 बार वो जाएगा तो आप में कितना गहरा चला जाएगा। और यदि 6 बार में नहीं गया आपका तो भाई काहे आईएएस ही बनना है, सिनेमा ज्वाइन कर लो, हीरो बन जाते हैं। जरूरी थोड़ी है कि आईएएस से ही सब कुछ होगा, खिलाड़ी बन सकते हो, हीरो बन सकते हो, वैज्ञानिक बन सकते हो। कोई चीज अगर 6 बार में समझ में नहीं आती तो भाई फिर काहे अपने साथ टॉर्चर कर रहे, छोड़ दीजिएगा। हम बता रहे हैं, विश्वास रखिए, छोड़ दीजिएगा। हमारी एक छात्रा थी, उनकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उन्होंने छोड़ा और उनके 3 अटेम्प्ट हो चुके थे और किन्हीं कारणों से वो पास नहीं हो रही थी। हमने उनको कहा, वो प्रीलिम्स जाती थी, मेंस जाती थी, इंटरव्यू पास नहीं हो रहा था। हमने कहा बेटा आप बहुत ज्यादा मेधावी हो, आप बहुत डिजर्विंग हो बेटा, अगर इस बार नहीं हुआ तो आप इसे परीक्षा कोई छोड़ दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं, आप बहुत डिजर्विंग हो, आप कहीं भी जाओगी तो बहुत अच्छा करोगी। जब लड़की को एक ख्याल आ गया कि ठीक है अगर इस बार नहीं हुआ तो छोड़ दूंगी, उसी साल वो लड़की भारतीय वन सेवा में चयनित हुई पहले, और उसके बाद फिर आईएएस की परीक्षा भी पास की। एक बार को अपने ये डर निकाल दीजिए, परीक्षा है, परीक्षा को पास करना है, गेम की तरह देखेंगे और गेम को जीत लेना है। और कोई मास्टर आपको 6 बार वही चीज करवाने वाला, उसके बाद भी आप जो है अरे सर कुछ समझ नहीं आ रहा, हीरो
आप हीरो मटेरियल हो, कहां यहां सब फंस गए यार, छोड़ दीजिएगा, एकदम छोड़ दीजिएगा। ठीक है, विश्वास करिए, मैंने कहा विश्वास करिए। वो लड़की इतना अच्छी थी, इतना मेधावी थी, इतना ज्यादा उसके पास एक्सपीरियंस था। मैंने कहा बेटा जहां जाओगी उस संस्था के लिए बहुत बड़ी एसेट बनोगी, उसके लिए वरदान बनोगी। उसी वर्ष वन सेवा भी निकालती है और यूपीएससी भी निकालती है। चलिए, तो अब ये पहले आपको बता दिया क्योंकि कुछ लोगों का दिल ऐसे लगा रहता है कि अरे भाई मुझको समझ नहीं आ रहा। भाई लोग तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर बाकी बोलते हैं हाँ आ रहा है, फिर टेंशन में, डिप्रेशन में। मैं नहीं चाहता कोई भी छात्र अवसाद में जाए। भाई देखो 6 मौके मिलेंगे और 6 मौके भी नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके पास अपने अवसर होते हैं, आप अपने अवसर लीजिए। तो हम कहां पर हैं? तो बच्चों ये तो हमारा उत्तर अमेरिका हो गया था, उत्तर अमेरिका हमने किया। सभी लोग चित्र बनाने में तो आसान हो गया, यहां तक अपना मामला हम कर चुके हैं। इसको हमने कहा कनाडा, इसको हमने कहा संयुक्त राज्य अमेरिका और इसको हमने कहा मैक्सिको। मैक्सिको भी बल्कि यहां तक आ गया, ये भी हम गलत लिख रहे हैं तो हमें लिखना चाहिए मैक्सिको यहां पर। अब ये जो क्षेत्र है यहां पर द्वीप आते हैं, कौन से द्वीप हैं? कैरेबियन द्वीप हैं और इसको कहा जाता है सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। तो आज हम क्या करेंगे, पहले इनके बारे में समझेंगे, इनसे जुड़ी कुछ चीजें जानेंगे, उसके बाद हम दक्षिण अमेरिका चलेंगे। पहले हम इनका परिचय कर लेंगे, इनकी स्थिति, इनमें क्या मुख्य चीजें हैं, वो सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, और जब ये हो जाएगा तो फिर आज हम जलवायु के सिद्धांत भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत से छात्रों का अनुरोध है सर 2 घंटा नहीं हो रहा है, 1.5 घंटा कर दीजिए, देख लेंगे। मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनके पास उतनी बैठने की क्षमता ना हो, उतनी आदत ना हो। मुझे याद है मुख्य परीक्षा के दौरान तो हम लोग शायद शिक्षक ही 15-15 घंटे हम लोग क्लास ले लिया करते हो। छात्रों में भी ऐसा जोश होता है कि वो हम में भी फूंक देते, छात्र 18-18 घंटे निकाल लेते उन दिनों। तो मैं समझ सकता हूं सब छात्रों का अलग अलग क्षमता है, तो उसको मैं ध्यान रखते हुए मैं क्लास को जल्दी खत्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाएं। तो अब हम कहां पर हैं जल्दी से देखेंगे, यहां पर। तो सभी लोग ये चित्र बना लेंगे और यहां पर हमारे 7 देशों को हमको देखना है, 7 देशों को हमको देखना है। 7 देशों में मैं आपको याद करने के लिए बिग हैन, बड़ी मुर्गी, याद रखता हूं मैं जनरली। हर शिक्षक का एक अलग चीज होता है, एक अलग तरीका होता है, तो मुझे बिग हैन से अच्छा याद रहता है। बिग से आता है बेलीज, बेलीज और ग्वाटेमाला, बड़ी मुर्गी ग्वाटेमाला। एक तरह से मुर्गी की गर्दन भी लगती है मुझे, वो मुर्गी की गर्दन। और जिन लोगों को लगा रहे मुर्गी की गर्दन काट दी, शाकाहारी लोग बुरा मान, कटेगी गर्दन, कटेगी, सबकी कटेगी। ठीक है, तो बेलीज, ग्वाटेमाला। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, होंडुरास, होंडुरा, एल सेल्वेडोर, HEN और निकारागुआ, निकारागुआ। ठीक है, फिर से लिख देता हूं, सब मैंने गंदा किया तो मैं इसको फिर से लिख रहा हूं। बेलीज, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला, बेलीज, ग्वाटेमाला, हेन, HEN, बड़ी मुर्गी, हेन क्या है, होंडुरास, होंडुरास, एल सेल्वेडोर, एल सेल्वेडोर और निकारागुआ। ठीक है, सभी लोग एक बार जुबान पे लाने के लिए जल्दी से बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरा, एल सेल्वाडोर और निकारागुआ, बिग हैन, बिग हैन। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। चलिए, तो ध्यान देंगे सभी लोग। 2 और हैं, 6ठा और 7वां, मैं उसको एक परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूं ताकि आपको याद रहे, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, मैं कोई चैट नहीं देख रहा हूं क्योंकि आपके बहुत अजीब अजीब से सवाल आने लगेंगे। ऐसा हो जाता है कि कौन बनेगा करोड़पति, बनने लगता है कि हमने ना भूगोल देखा ना कुछ, बैठे बैठे कल्पना, कपोल कल्पना के उत्तर ना दें तो ज्यादा अच्छा है। तो 6ठा नंबर क्या है, कोस्टा रिका है, कोस्टा रिका। और 7वां पनामा,
पनामा। तो मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं, सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है, कोई कह रहा है सर एक बार कमेंट देख लीजिए। बेटा एक ही बार में हजारों कमेंट चले जाते हैं। अगर तुमने डाला भी है अपने दिल का एक टुकड़ा, अगर तुमने कमेंट में डाला है तो बेटा बुरा मत मानना, वो दिल टूट जाएगा, वो भाग गया कमेंट ऊपर। ठीक है, तो ऐसा हुआ, सभी लोग ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। खोज हो चुकी है, खोज हो चुकी है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की, और हमें पूर्वी तट से पश्चिमी तट पर जाना है। और लैंड पे तो आसान है, भूमि पर तो आसान है, लेकिन अगर वाणिज्यिक दृष्टि से देखा जाए तो सागरीय व्यापार, सागर से जितना भी वाणिज्यिक किया जाता है, व्यापार किया जाता है, ये सबसे सस्ता होता है। जो ओशन ट्रेड है, समुद्री जहाजों पर अगर सामान भेजा जाए, वो सबसे सस्ता होता है। तो कोशिश ये थी कि समुद्री जहाजों से चीजें ले जाई जाएं पश्चिमी तट पर। ये बहुत बड़ा चक्कर लग रहा था। तो यूं एक सोच आई कि क्यों ना यहां पर भी सागर है, यहां पर भी सागर है, यहां भी सागर है, क्यों ना एक नहर खोदी जाए। यहां खोद लो, यहां खोद लो, यहां खोद लो, यहां ABCD। अब स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, सभी लोग लिखते रहिए। जो जॉटिंग कर रहा हूं समझते भी जाएंगे। छोटा सा चित्र अब तो ये आपको बनाना आ गया, अब तो आप बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप सोचिए, एक ऐसा दौर है कि हमें जो है एक शॉर्टकट बनाना है, तो क्यों ना यहां पे खुदाई करके एक नहर बना दी जाए। अब उसमें चुनौती बताता हूं, चुनौती क्या आएगी भैया। चुनौती है ये, क्या है ये चुनौती? क्या है? पर्वत। इन पर्वतों को काटेंगे कैसे भाई? पर्वतों को काटेंगे कैसे? चुनौती नंबर 1। चुनौती नंबर 2, हर एक देश अपनी स्वायत्ता पर किसी और को क्यों आने देगा? ये मेरा देश है, मैं क्यों किसी को आने दूं भाई? है कि नहीं? समझ में आया? तो इन माउंटेन्स को तोड़ना है और यहां से नहर बनानी है। नहर तकनीक भी लगेगी, मेहनत भी लगेगी। क्यों कोई देश अपनी स्वायत्ता कहीं पर लगाएगा? तो इनका निराकरण किया गया। पहली चीज क्या है? सबसे संकरा क्षेत्र निकला कोस्टा रिका और पनामा। अब चयन इनमें होना है, लेकिन कोस्टा रिका में क्या है, अभी भी चट्टानें ज्यादा हैं, और पनामा में कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां मैदान भी है, चट्टान यहां भी थी। तो निर्णय क्या हुआ? पनामा में नहर बनाई जाएगी। अब पनामा ने कहा भाई हम क्यों नहर बनाने दें? सभी लोग को समझ में आया? पनामा ने कहा हम नहीं बनाने देंगे। तो पनामा को बताया भैया एक बात बताओ, तुम्हारी अर्थव्यवस्था किस पर चलती है? बोले सर हमारी तो चलती ही नहीं है। तो बोले आप सोचो तो सही, नहर से आपको कितना लाभ होगा? ये अगर नहर यहां चल गई तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार यहां से होगा। तो एक जहाज आएगा और जहाज आपको घंटी बजा के कहेगा हमें आपकी नहर यूज करनी है, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलने के आप टैक्स लीजिएगा तो आपकी टैक्सेशन आ गई। आपने देखा भारत सरकार टोल टैक्स लेती है कि नहीं लेती है? टोल टैक्स लेती है। और एक और बात बताएं आपको, ये जब जहाज यहां से आते हैं तो प्रशांत महासागर में घुसेंगे। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। वो कहीं भी जा रहे हो, उसके बाद फिलीपींस जा रहे हो, दक्षिण अफ्रीका जा रहे हो, उनको ईंधन चाहिए होगा, तेल चाहिए होगा या नहीं होगा? बोले हाँ चाहिए होगा। तो आप उनको ईंधन दे दीजिएगा, यहां पर आप उनकी रिफ्यूलिंग करिएगा, उसका पैसा लीजिए। मान लीजिए यहां पर किसी भी प्रकार का रिपेयर होना है, रिपेयर वर्क भी आप यहां पे टेक्नीशियन रखिए। उन जहाजों को खाना चाहिए होगा, रसद चाहिए होगी, खाना रसद सब आप रखिए। पनामा को मामला समझ में आ गया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, सभी लोगों को ध्यान दीजिए, पनामा की 50% आबादी, 50% उस देश की आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहर के कार्यों से जुड़े हुए नौकरियों में, व्यवसायों में लगी हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी भूगोल में अगर आपके पास ऐसी कोई स्थिति हो जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, बहुत ही सामरिक स्थिति है, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा
एक फायदा दे सकती है जो पनामा के पास है। पनामा ने वो नहर बनाई, और पनामा ने जो नहर बनाई वो अपने आप में तकनीकी रूप से एक बहुत बड़ी मिसाल है। क्यों? क्योंकि जहाज जो हैं, जहाज को यहां से लाएंगे, बीच में भूमि भी होगी और पहाड़ भी होगा, भूमि भी होगी और पहाड़ भी होगा, तो जहाज ऊपर भी चढ़ेगा और नीचे भी उतरेगा। और फिर यहां से कौन सा महासागर है? यहां पे अटलांटिक है और यहां पे प्रशांत है, पैसिफिक है। जहाज को ऊपर चढ़ाने के लिए एक विशेष गेट सिस्टम बनाया गया, लॉक गेट सिस्टम। जहाजों को लॉक्स में लगाया जाता है, एक के बाद एक लाइन लगा के जहाज खड़े होते हैं, पूरा कारवान आके खड़ा हो जाता है, सबको कह दिया जाता है आज 12 जहाज निकलेंगे इस घंटे में, ये आपका टाइम अलॉटेड है, यहां पे खड़े हो जाइए, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और इन जहाजों को लॉक गेट में ले जाने के लिए प्रशिक्षित लोग, पनामा के नागरिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको वहां भी व्यवसाय मिलता है, उनको वहां पर भी व्यवसाय मिलता है। तो ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी चीज हुई। अच्छी चीज हुई कि नहीं हुई सभी बच्चों? अच्छी चीज हुई कि नहीं? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यही चीज भारत के घनी आबादी, सघन आबादी के क्षेत्र में, यही चीज भारत की सघन आबादी के क्षेत्र में, जहां बहुत बड़ी एक युवा आबादी भी है लेकिन बेरोजगारी है, वहां पर संभव है। वो है हमारी गंगा नदी। गंगा नदी पर अगर जहाज चल गए, गंगा नदी पर अगर नौवहन हो गया, जिसको इनलैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, अभी उतना विकसित नहीं है। अभी तो आपने बस एक देखा कि एक न्यूज में आ गया कि इसमें जो है लोगों को गंगा नदी पे चलाया जाएगा, वो सरकार का एक न्यूज है। लेकिन अगर गंगा नदी पे पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, प्रयागराज के आगे बिहार की तरफ होते हुए बंगाल में, आप सोचिए कितनी घनी आबादी, कितने बच्चे अपनी नौकरियां ढूंढ रहे हैं, और इन क्षेत्रों में बहुत औद्योगिकरण नहीं हो सकता अगर वहां पर यही सोच रखी जाए, निश्चित रूप से नौकरी ही नौकरी, और बढ़िया नौकरी, शानदार नौकरी, टेक्निकल नौकरी, और खूब इस क्षेत्र के विकास में काम करेगी। और यह काम कहां हुआ? पनामा जैसे देश में हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पनामा में जो जहाज घुस सकते हैं ना, उनकी एक साइज है। हर एक टोल गेट में तो कोई चीज नहीं घुस सकती। कुछ टोल गेट आपने देखे होंगे जिनमें टोल लगता है, नाका पर मोटरसाइकिल निकल सकती है, किसी में कार निकल सकती है, किसी में ट्रक निकल सकती है। तो पनामा की नहर से जो जहाज निकल सकते हैं उनको कहा जाता है पैनामैक्स जहाज। पैनामैक्स जहाज मतलब उस साइज का नाम हो गया पैनामैक्स। आज की डेट में जहाज और बड़े हो गए, विश्व के बड़े बड़े जहाज हो गए। पनामा अब उसी नहर के साथ एक और नहर बना रहा है, दूसरी नहर। सभी को समझ में आया? सर राइन नदी, मैं बताना चाहता हूं पूरा का पूरा यूरोप ने अपनी सारी नदियों को जोड़ दिया, नौवहन के लिए बहुत अच्छी उसकी अर्थव्यवस्था में उसने मदद की, संसाधनों के उपभोग में मदद की। और ये सारे के सारे प्रश्न जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, पनामा नहर का महत्व, पनामा ने क्या किया, या यूरोप की नदियों में किस तरह से नदी ट्रांसपोर्ट परिवहन हो रहा है, ये सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैंने आपको दो देशों का नाम इसमें नहीं दिया था, कोस्टा रिका और पनामा। तो कोस्टा में भी उम्मीद थी, वो भी चाहते थे कर पाए, लेकिन हुआ कहां? पनामा में। तो जल्दी से बिग हैन याद हो गया। बिग हैन के बाद क्या है? जल्दी से नाम लेंगे, कोस्टा रिका और पनामा। पनामा देश में पनामा कनाल है, पनामा नहर है। पनामा जहां खत्म होगा उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा? उसके बाद क्या होगा? दक्षिण अमेरिका शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया? अब यूपीएससी इसके लिए तैयार है कि आपको इसे क्रमबद्ध तरीके में लगाने को बोलेगा। मैंने पहले ही बिग हैन जो किया वो क्रम में, बिग हैन क्रम में रहता है, बड़ी मुर्गी क्रम में रहता है, आपको चिंता नहीं करनी है। लेकिन देशों के अलावा वो राजधानी भी तो पूछ सकता है। बी से, बेलीज की राजधानी बी से ही शुरू होती है, बेल्मोपेन, ठीक है। ग्वाटेमाला की राजधानी आसान है। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। और एल सेल्वाडोर की राजधानी और भी आसान है, वो है सैन सेल्वाडोर। तो ग्वाटेमाला सिटी,
सैन सेल्वाडोर। पनामा की राजधानी क्या है? पनामा सिटी। ये तो आसान हो गया या नहीं? जल्दी से बताइए। पनामा की राजधानी पनामा सिटी, ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी, और बेलीज की बेल्मोपेन, एल सल्वाडोर सेंसर। हंडुरास की क्या है? हंडुरास की क्या है? हंडुरास की राजधानी है टेगुसिगाल्पा, टेगुसिगाल्पा, टेगुसिगाल्पा। और कोस्टा रिका की राजधानी है सैन जोस। हम कहेंगे भारतीय, वो लोग इसे सैन होसे कहते हैं। जे को वो ह की तरह प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि स्पेनिश भाषा में। सभी लोग को समझ में आया? आप सबके पास 60 सेकंड है, आप सबके पास 60 सेकंड है। मैं 60 सेकंड कुछ नहीं बोलूंगा, जल्दी से राजधानी एक बार दोहरा लेंगे। मेरे पीछे दोहराने का कोई नहीं करना है मुझे, जल्दी से। ठीक है, बबलू भैया कह रहे हैं कुछ समझने। बबलू भैया एटलस है क्या? बबलू भैया एटलस है क्या? सर वो तो लिए नहीं है। तो बबलू भैया हम तो जानकारी दे रहे थे, आप क्या समझना चाह रहे हैं? हम तो जानकारी दिए बबलू भैया, फिर देखिए समय व्यर्थ होता है, जल्दी से, इसलिए हम नहीं आ रहे। तो बबलू भैया चैट मार रहे हैं कि हमको समझ नहीं आया। बबलू भैया हम समझा ही नहीं, बबलू भैया हम तो बताए हैं। बेकार में हजारों लोग को ऐसा हो गया कि बबलू भैया तो समझना चाह रहे थे बताने को, जानकारी को। बबलू भैया आपका वजन क्या है? आपका वजन है 60 किलो। बबलू भैया बोले समझ नहीं आ रहा। बबलू भैया फिगर है, मैथमेटिक्स है, 60 किलो। तो बबलू भैया बेलीज, ग्वाटेमाला, हंडुरास, एलनीनो। एलनीनो तो नहीं है, एलनीनो तो कुछ और होता है सर। एलनीनो जलवायु से जुड़ा है। एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। सभी मेरे साथ। कोई कह रहा है कॉपी पे कैसे लिखें? अरे कॉपी पे कैसे लिखें भाई बताओ, कोई बताए इन्हें गालिब कौन था? ऐसे लिखें बेटा। भाई साहब मतलब बहुत सही। यहां हमें बच्चे ऐसे मिलते हैं जब हम उन्हें कहते हैं बेटा अगली बार परीक्षा छोड़ देना अगर पास नहीं करेगा। सर इसी बार पास कर दूंगा। और यहां पे सामने लिखा है, बच्चा पूछा सर कॉपी पे कैसे लिखें? कहो तो आकर हम ही लिख दें भाई, सैंपल बन जाएगा। बेटा कॉपी पे कैसे लिखें? ये बहुत सही हो सकता है आज ही प्रकट हुआ। हमने कहा ना अपना पुराना तरीका क्या है। हाँ बच्चों अब लिखो, जल्दी से लिखो। बेलीज, बेलीज, बेलीज। बेलीज की राजधानी लिखो बच्चों, बेल्मोपेन। कह रहा कॉपी पे कैसे लिखें? जो यहां पे स्क्रीन पे बेटा उसे ही लिखें। स्कूल में भी हम ऐसा ही करते थे, आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। कॉपी पे कैसे लिखें? हाँ ये जरूर है, याद रखो थोड़ी देर में टेस्ट आने वाला इस पे। रोज अपना मुंह बनाते हो कि सर आज 14 रह गया 15 में से। आज कोई अलाउ नहीं करूंगा, 5वीं क्लास आ गई है, 15 में 15 चाहिए। नहीं तो बबलू भैया को समझ नहीं आ रहा है, बबलू भैया को बेलीज नहीं समझ आ रहा है, ग्वाटेमाला हो सकता है अंग्रेजी में लिखा हो इसलिए बबलू भैया घबरा रहे हैं। बबलू भैया अगली बार चैट करेंगे और हमने पढ़ लिया तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। चलिए, जो लोग चिंता में हैं आपके पास ये मानचित्र भी है। कहां है दक्षिण अमेरिका? दक्षिण अमेरिका कहां पर है? ये देखिए, उत्तर अमेरिका हम बनाते हैं, हम दक्षिण अमेरिका बनाते हैं। दक्षिण अमेरिका कहां पर है? ये हमारा विषुवत रेखा आ रहा है। विषुवत रेखा ऊपर क्या गया? सी को जो टच करता है, कर्क रेखा, मकर रेखा। ये कौन से गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में कुछ हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में। कौन ज्यादा हिस्सा कौन से गोलार्ध में? ज्यादा हिस्सा कौन से गोलार्ध में? दक्षिण अमेरिका। यहां पर क्या हुआ? हमने देखा यहां पर पनामा की कनाल बनी। ठीक है, बट बबलू भैया को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बबलू भैया को समझ आना चाहिए, और समझ का मतलब यह है कि बबलू भैया को शुद्ध लेख मिलना चाहिए, डिक्टेशन मिलना चाहिए। तो बबलू भैया के लिए, बबलू भैया स्पेशल, तो जल्दी से लिखेंगे, सभी लोग लिखना शुरू करेंगे, जल्दी से लिखेंगे। दक्षिण अमेरिका, जल्दी से लिखेंगे बबलू भैया के लिए। आप भी क्या बबलू भैया को धन्यवाद देंगे इसके बाद कि बबलू भैया एकदम रात को बहुत सही नींद आई, सर आज लिखवा दिए। तो दक्षिण अमेरिका कहां पर है? तो दक्षिण अमेरिका, पहली चीज ये नया शब्द दे रहा हूं, गोंडवाना लैंड का हिस्सा। बताऊंगा गोंडवाना लैंड क्या होता है, जल्दी से लिखते जाइए। कोई बोला सर लिखे कैसे? ऐसे लिखेंगे, हाथ से लिखें, कलम से लिखेंगे, मुंह से लिखने का कोई वो नहीं। गोंडवाना लैंड का हिस्सा, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में इसका अधिक भूभाग है,
और ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप, फोर्थ लार्जेस्ट, फोर्थ बड़ा महाद्वीप। ट्रायंगल की शेप में है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार है। ठीक है, अब हमें देखना है इसके आसपास के सागर कौन से, इसके आसपास के सागर कौन से, ये आपको मुझे ढूंढ के बताना है। सभी लोग आपको मुझे ढूंढ के बताना है, जल्दी से बताएंगे। और यहीं पे अपने चित्र के साथ, जो बोला सर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बेटा, चित्र में लिखेंगे। 1 बताइए, 2 बताइए, 1 बताइए, 2 बताइए, 3 4, जल्दी से ये 4 बता दीजिए। और इसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है ये बता दीजिए, सदर्न मोस्ट पॉइंट, इसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इसका दक्षिणतम बिंदु क्या है, केप हॉर्न, केप हॉर्न। और इसके नीचे है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका को विभाजित कौन करता है, बहुत अच्छी बात है, केप हॉर्न, सही जा रहे हैं आप लोग, केप हॉर्न। 1 2 3 4 हो गया बच्चों, 4 ये हो गया। एक जलीय क्षेत्र, एक संकरा जलीय क्षेत्र जो भूखंडों को विभाजित करे, क्या कहते हैं उसे, जल संधि कहते हैं बच्चों। जल्दी से बताइए 4 नंबर कौन सी जल संधि है, 4 नंबर कौन सी जल संधि है। बहुत अच्छा, बहुत सही जवाब दे रहे हैं, अधिकांश लोग एकदम सही कह रहे हैं। ये मेक्सिको की खाड़ी है, ये कैरेबियन सागर है, ये अटलांटिक है, बहुत अच्छा, ये प्रशांत है, बहुत अच्छा। अब मैं पूछ रहा हूं इस जल संधि का नाम, इस जल संधि का नाम, ड्रेक्स पैसेज, ड्रेक्स पैसेज। बेटा ये प्रश्न में पूछूंगा। और सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है बच्चों, सदर्न मोस्ट पॉइंट है केप हॉर्न, दक्षिणस्थ। सर कैसे लिखना है, जिस भी छात्र ने पूछा था मुझे नाम नहीं पता आपका, सोनू मोनू पप्पू बबलू, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सारे सोनू मोनू पप्पू बबलू ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत है। सर पर ये ना सर अनुच्छेद की तरह नहीं है, तो अनुच्छेद क्यों चाहिए, आपको तो जानकारी है, समझ चाहिए, वो चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग यहां पे मैगेलन लिख रहे हैं, मैगेलन, बेटा मैगेलन अभी बताऊंगा। ड्रेक्स पैसेज क्या है, जो दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिक महाद्वीप को वो विभाजित करे, उसे कहते हैं ड्रेक्स पैसेज, उसे कहते हैं ड्रेक। श्रीमान ड्रेक पर यह नाम पड़ा है ड्रेक्स पैसेज। जो लोग मैगेलन की बात कर रहे हैं, मैगेलन बच्चों वहां नहीं है, मैगेलन थोड़ा सा ऊपर है, उसको थोड़ी देर में बताऊंगा। यहां तक ठीक। कोई कह रहा है सर थोड़ा स्लो चित्र बनाया करिए। बच्चों मैं तो अपनी गति पर ही बनाऊंगा चित्र। हां आपके लिए स्क्रीन पे मैं रुक सकता हूं, ऐसे रुक सकता है बच्चे, मेरे को क्यों स्लो कर रहे हो, मैं तो चित्र अपनी गति पे बनाऊंगा ना। अगर तुम मुझसे स्लो मोशन में देखना चाहते हो ऐसे अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, ऐसा तो नहीं चाह रहे हो ना। मैं समझ गया आपका मन है कि सर थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं उतार लूं, उतार लीजिए, जल्दी से उतार लीजिए। ऋषभ कह रहे मेरा 4 क्लास छूट गया, आज मेरी पहली क्लास है तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऋषभ बेटा, सब बच्चों से अनुरोध है कि कभी भी प्रकट ना हो जाए, मोक्ष चाहिए तो कदम कदम पे एक एक कदम कर लीजिए। तो जिन भी छात्रों ने मेरी क्लास मिस की है 1.5x पे देख लीजिए, 1.5 गुना स्पीड रखिएगा रिवीजन के लिए और काम बन जाएगा। लेकिन साथ साथ कार्य करिए। अगर आप मेरे साथ नोट्स लिख रहे हैं साथ साथ, तो ये आपके नोट्स का भी काम हो जाएगा, साथ में हैंडआउट भी मिलेगा। यहां तक क्लियर सभी लोग? ये सब टेस्ट में आने वाला है, तो दिल थाम के बैठिए और अपने मानचित्र में जल्दी से अपने मानचित्र खोल लेंगे। बहुत से लोग काफी देर से अपना मानचित्र नहीं खोल रहे हैं। दक्षिण अमेरिका ढूंढ लेंगे, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका ढूंढ लेंगे और जल्दी से ये सागर जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। मेक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर, अटलांटिक, प्रशांत महासागर। सभी लोग मेरे साथ, सभी लोग मेरे साथ हैं, ठीक है? चलिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल एटलस पे मार्क करते चलना है। सर मेरी एटलस में कुछ लोग ना कई बार मुझे ऐसा बताते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा,
बहुत अहम बिंदु है, मैं सभी लोगों को इसमें डिस्कशन में, चर्चा में लाना चाहता हूं। कुछ लोगों का कहना है कि सर मेरी एटलस में केप हॉर्न नहीं लिखा है। हो सकता है, स्वाभाविक है ना बच्चों, हो सकता है। सर मेरी एटलस में लिखा नहीं है इसलिए मेरा आत्मविश्वास कम हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, आत्मविश्वास कम हो रहा है। तो अब क्या करें? फिर नई एटलस लेकर आओ, फिर 2 एटलस हो जाएंगी। फिर एक बिंदु ऐसा भी आएगा कि मैं कुछ बताऊंगा वो उस एटलस में भी नहीं है, फिर क्या करेंगे? तीसरी ले आएंगे। आसान तरीका क्या है? आसान तरीका बच्चों मैं बताना चाहता हूं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आपकी एटलस में दक्षिणस्थ बिंदु पे अपने हाथ से लिख दीजिए केप हॉर्न। 23 मार्च 2023 को, देखिए कितना अच्छा तारीख है, 23 तारीख 2023 को आपने अपनी एटलस को खुद ही अपडेट कर लिया। घबराना क्या यार, आपकी एटलस है ना, डाल दो उसमें, आप ही की एटलस है। और यहां पे क्या लिख देंगे? ड्रेक्स पैसेज लिख देंगे। आपकी एटलस है। बताओ, आप अपना आत्मविश्वास खो रहे हो यार। समझ में आया बच्चों? चलिए अब मैं आप लोगों को यहां पे लाना चाह रहा हूं। ये हमारे कुछ दिखाई दे रहे हैं ना, क्या था ये? कैरेबियन द्वीप। ये कैरेबियन द्वीप कैसे बने? कैरेबियन द्वीप कैसे बने? तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ये कौन सी प्लेट है? दक्षिण अमेरिका प्लेट है। सभी लोग याद है दक्षिण अमेरिका प्लेट? ये छोटी सी प्लेट है कैरेबियन प्लेट। कैरेबियन प्लेट है और ये अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक में भी ऊपर अगर आपने देखा हो तो उत्तर अमेरिका है और यूरोप की प्लेट है। तो वो यहां से आकर, इस तरह से आकर अमेरिका प्लेट में यहां पर ये धंस रहा है। तो एक दो तरफ आ रही हैं प्लेटें, तो कौन सी सीमा है? जल्दी से बताओ, अभिसारी के अपसारी? जो छात्र कल क्लास में थे, कौन सी सीमा है? अभिसारी के अपसारी? अभिसरण हो रहा है। कोई कह रहा है सर राइटिंग समझ नहीं आ रही, क्लियर कर दीजिए बच्चे, इसीलिए बोल रहा हूं। दक्षिण अमेरिका केप हॉर्न, साथ साथ तो बोल रहा हूं। ये तो लिखवा तो आपके दिल के लिए कर रहे हैं, दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है कि मास्टर जी लिखवा भी दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे कै लिख दिया, कैसे कैरेबियन है। अब सर समझ नहीं आ रहा, अब क्या करें? सुन भी रहे हो कि नहीं बच्चों? सर बहुत तेज चल रहा है सर, ये भी हाथ चलाना पड़ता है, वो भी हाथ चलाना पड़ता है। ये बहुत सही बताया। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि आओ तुमको कार चलाना सिखाते हैं, आओ तुमको कार चलाना सिखाते हैं। हमने कहा चलिए पिताजी सिखाइए। तो उन्होंने कहा देखो पैर के पास देखो, वहां पे ब्रेक है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, ब्रेक समझ में आ गया। उसके बाद बोले ये क्लच है और ये एक्सीलरेटर है, 3 पेडल हैं। किसी ने कार चलाई हो तो आपको पता है नीचे 3 पेडल होते हैं। तो उन्होंने बताया 3 पेडल है, मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा बिल्कुल सही है पिताजी, 3 पेडल हैं, ब्रेक एक्सीलरेटर क्लच। वो है कि ब्रेक लगाना नहीं है, क्लच को धीरे धीरे छोड़ो और रेस दो तो कार आगे बढ़ जाएगी। हमने कहा अच्छी बात है, हमने ऐसे देखा। बोले समझ आ गया? हमने कहा समझ आ गया। बोले चलाओ, तो हमने ऐसे देखा और हमने चलाना शुरू किया। पिताजी ने कहा रुको बे, जान ले लोगे, सामने तो देखो। हमने कहा सामने भी देखना है क्या? बोले और क्या, नीचे देखोगे? हमने कहा बहुत मुश्किल है भाई, तीनों पे ध्यान देंगे तो कैसे होगा? बोले तुम पहले होगे जो ऐसे चलाओगे, यहां सामने देखना है और नीचे पैर चलेंगे। हम कहे तो बहुत कठिन है पिताजी, ये तो बहुत ज्यादा कठिन है। पीछे से यहां से पैर चलेंगे और सामने देखना, हमको अंदाजा कैसे बैठेगा? बोले अरे आ जाएगा, चलो शुरू तो करो। तो कार चलने लगी, कार चलने लगी। हमको भी लगा हाँ भाई चल रही है, ध्यान नीचे है सारा, लेकिन सामने किसी तरह देख रहे। तो अभी मोड़ आया, तो पिताजी ने कहा बेटा अब मोड़ आ रहा है, स्टीयरिंग से कार को मोड़ दो और ध्यान देना कि कोई पीछे से ना आ रहा हो, पीछे भी नजर। हमने कहा ठीक है पिताजी। हम पीछे भी घूम गए। बोले भैया तुम पक्का मरवाओगे। हम कहे आप ही तो बोले पीछे देखिए। बोले बेटा पीछे के लिए यहां शीशा लगा है ना, रियर व्यू मिरर, इसमें देखते हैं। हम कहे भाड़ में गई कार, पैर भी चलाओ हाथ भी चलाओ, इधर उधर देखो, कैसे चलाएंगे? समझ रहे हैं आप लोग? अब मेरी स्थिति बिल्कुल वही है जो मेरे पिताजी की थी।
सर ये क्या मतलब है, लिखना भी है, चित्र भी बनाना है, समझना भी है, सोचना भी है, इतना सारा हम कभी नहीं किए, क्या पढ़ा रहे हो, एकदम बकवास। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। 3 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे में 25 प्रश्न करने होंगे। हर प्रश्न में 7 से 8 या 9 मिनट मिलेंगे। हर प्रश्न अलग अलग विषय पे होगा। बहुत तेजी से उस प्रश्न पे दिमाग चलना चाहिए। उससे जुड़े हुए संबंधित डेटा, जानकारी, मानचित्र सब कुछ वहीं पे आने चाहिए। जल्दी से लिख भी देंगे। तो आप एक बात बताइए, अगर मैं नहीं खींचूंगा तो परीक्षा में तो जलियांवाला बाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? तो मैं अपने बच्चों को कैसे जाने दूं यार जलियांवाला बाग वाली परिस्थिति में, है ना? वहां तो विदेशियों ने, गोरों ने हमारे साथ अत्याचार किया था, एक असहाय आबादी के साथ उन्होंने गोलियां दाग दी, तोप चला दिए। आप लोगों के साथ यूपीएससी में ये ना हो तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा सुन भी लो, लिख भी लो, सोच भी लो, गलत तो नहीं कर रहा हूं, मतलब परीक्षा की दृष्टि से तो सही कर रहा हूं, लेकिन सर हमसे नहीं हो रहा है। हम भी यही बोले थे, हम तो कार का दरवाजा खोले, हमको पिताजी तुम्हें चला लो। अब कार चलाते चलाते लगभग अब 20-22 साल हो गए। कई बार तो जब मैं अपने गंतव्य पे पहुंच जाता हूं तो कार को मुड़ के धन्यवाद कहता हूं कि भाई तुमने पहुंचा दिया, मुझे तो ध्यान ही नहीं था, मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि भाई चल भी रहे थे तुम। तो निश्चित रूप से आपको जो असहजता हो रही है, बिल्कुल हो रही है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं। थोड़ा खींचने दो भाई, थोड़ा सा खींचने दो, वेट कर लूंगा, बना लेना, इतना वेट कर लूंगा। बट मैंने कहा ना 6 बॉल हैं, 6 महाद्वीप के साथ करूंगा। नहीं सर हम बिल्कुल नहीं खिंचाएंगे सर। हाँ मत खिंचाई, कोई टेंशन सर, हमको बस लिख के दे दीजिए, लिख के ले लीजिए, वो भी मिलेगा। दक्षिण अमेरिका, ऊपर क्या है, कैरेबियन द्वीप। तो यहां पर एक प्लेट है, कैरेबियन प्लेट, और यहां पे ये सागर से जो प्लेट आ रही है, अब ये प्लेट और 2 प्लेट आपस में टकराती हैं। एक प्लेट नीचे चली जाती है। नीचे क्या होता है, नीचे पृथ्वी के अंदर पृथ्वी का 80% से ज्यादा भाग है मेंटल गर्म होता है। तो ये प्लेट क्या होगी, ये पिघल जाएगी, ये पिघलेगी तो इसका पिघले हुए चट्टान ऊपर की तरफ जाएंगे और इनमें क्या आएगा, ज्वालामुखी आएंगे। अब दिक्कत यह है कि बहुत से लोगों को ज्वालामुखी पता नहीं है कैसे आता है, आगे बता दूंगा, चिंता मत करो। तो अभी क्या हो रहा है, कैरेबियन प्लेट, सभी लोग ध्यान दीजिए, कैरेबियन प्लेट है और दूसरी प्लेट है, आपस में टकराते हैं, देख लीजिए जो हाथ में दिख रहा है वही हो रहा है। 2 प्लेटें टकराई और एक प्लेट नीचे चली गई। अभिसरण कब बताया था, कल की क्लास में बताया। अब उसका आगे बता रहा हूं कि जब एक प्लेट नीचे जाती है, अंदर बहुत गर्मी है तो पिघल जाती है, पिघलती है तो उसका मैग्मा ऊपर आता है। ऊपर क्या है, सागर है। सागर तो ठीक है, सागर के नीचे है, अभी तो ये पता नहीं कि कहां पर है, लेकिन जैसे जैसे मैग्मा सतह पे आएगा तो बच्चों क्या निकल के आएगा पानी में से बाहर, क्या बना, जल्दी से बता दो स्मार्ट बच्चे, क्या बना? अगर पानी में सडनली एक थोड़ा सा पृथ्वी का हिस्सा आता है तो वो क्या कहलाएगा, द्वीप। सभी को समझ में आया ये कैसे बने ये द्वीप, कैसे बने ये द्वीप? ये प्लेट ऐसे जा रही है, अभिसरण हो रहा है, ये प्लेट नीचे चलती जा रही है और ऊपर आ जाएगी। ठीक है। जब पहले दिन कार चलाई तो मेरी माता ने पूछा कि कैसा लगा, मैंने कहा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आज बिल्कुल सेटिस्फाइंग नहीं था, समझ नहीं आया था, पैर देखें तो आपको भी लग सकता है, स्वाभाविक है। इसे चित्र भी बनाना है, सोचना है, क्लास के एंड में टेस्ट भी देते हैं और 15/15 नहीं आया तो फेल भी करते हैं। मास्टर हैं क्या है, सब आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद रख रहा हूं, आपसे बहुत अपेक्षा रख रहा हूं, क्योंकि ये अपेक्षा जब मैं छात्रों से रखता हूं तो मैंने आपसे कहा वो लड़की छोड़ देती उस अटेम्प्ट के बाद, पक्का नहीं देने वाली थी। दोनों चीजें पार हुई। अगर मैं नहीं अपेक्षा रखूंगा तो कहेगा शिक्षक। क्यों बबलू, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पता नहीं बबलू बचा भी है कि खत्म हो गए। चलिए ये समझ में आ गया, यहां पे समझाया था, ये निश्चित रूप से समझाया, सिद्धांत समझाया कि कैसे बने होंगे। लेकिन अब मैं कहां जा रहा हूं, अब मैं इन द्वीपों में जाना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे समझ तो आ गई। आओ इन द्वीपों को देखते हैं।
तो बच्चों ये क्या है, ये मेक्सिको की खाड़ी दिखाई दे रही, और ये क्या है, कैरेबियन सागर। सर आपने तो बहुत बड़ा कर दिया। देखो बच्चों, बड़ा कर दिया मैंने इसको। तो ये कौन सा है, सभी लोग अब चित्र नहीं बनाना, अब समझना है इसको, अब समझना है। ये वाली प्लेट कहां जा रही है, इन प्लेटों में टकराहट हो रही। ये वाली प्लेट नीचे धंसती है तो क्या हो रहा है, मैग्मा बाहर आता है और द्वीप बन जाते हैं। एक, या यहां से चलते हैं, यूएसए से चलें, यूएसए, मैंने इसे कैसे याद किया हुआ, ए बी सी डी। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपसे कहा था ए बी सी डी क्रम में याद करेंगे। ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए। यूएसए का एक प्रायद्वीप है, यूएसए का एक प्रायद्वीप है। अगर आपको याद हो, हम मेक्सिको की खाड़ी ऐसे बनाते हैं सभी लोग, तो ये जो तीन भागों से, तीन तरफ से पानी से घिरा हिस्सा होता है, प्रायद्वीप होता है, और यहां पर ये द्वीप शुरू होते हैं। कौन सा प्रायद्वीप है, इसे कहते हैं फ्लोरिडा का प्रायद्वीप। फ्लोरिडा प्रायद्वीप, सभी को समझ में आया इसका नाम क्या है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। ये यूएसए का हिस्सा है, इसलिए मैंने क्या ले लिया, ए के बाद आते बी। ये द्वीपों का समूह है बहामास। अपनी एटलस खोलेंगे, क्या आपको बहामास दिखा, अपनी एटलस खोल लीजिए, चिन्हित कर लीजिए, हर चीज लिखना नहीं है बच्चों। सर कैरेबियन नहीं दिख रहा है बच्चों, यहीं पर दिख रहा है, ये है आपकी एटलस में होगा। एटलस में कहां पर होगा वो मैं बता देता हूं। ये उत्तर अमेरिका में नहीं है, दक्षिण अमेरिका में नहीं है, केंद्रीय अमेरिका आ रहा होगा, सेंट्रल अमेरिका, इसको सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। और जिन लोगों को सेंट्रल अमेरिका नहीं मिल रहा है, जिन लोगों को सेंट्रल अमेरिका नहीं मिल रहा है, बिल्कुल हो सकता है मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का एटलस पर, तो क्या आप सभी लोग अपना विश्व का राजनीतिक मानचित्र खोल सकते हैं? मैं वेट कर रहा हूं, चिंता मत करिए, वेट कर रहा हूं, जल्दी से ढूंढिए। क्या आपको यूएसए का फ्लोरिडा पेनिनसुला दिखाई दिया, और उसके बाद ये द्वीप दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? सभी लोग मेरे साथ? हाँ जी, इसी को वेस्ट इंडीज भी कहते हैं, वेस्ट इंडीज भी कहते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है सर, ये टुकड़ा, इस टुकड़े को क्या कहते हैं, क्यूबा। क्यूबा कहां से चले, ए यूएसए, बी बहामा, सी क्यूबा, और उसके बाद आ गए इस पर। ये एक और टुकड़ा है, और इस पर दो देश हैं, दो देश हैं, मैंने तो क्रम में याद किया, ए बी सी डी। एक और देश है यहीं पे, हाइती, जल्दी से देखिए, हाइती और डोमिनिकन रिपब्लिक। तो इस द्वीप पर दो देश हैं, हाइती और डोमिनिकन रिपब्लिक, और यहां पर है जमाइका। जमाइका से आते हैं विश्व के सबसे तेज धावक, फास्टेस्ट रनर, फास्टेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट। कौन है, कुछ नाम याद है किसी को, किसी ने नाम सुना, उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट सुना है, 100 मीटर की रेस में सबसे तेज भागने वाले उसेन बोल्ट, वो जमाइका से आते हैं, जमाइका से आते हैं। वेस्ट इंडीज है, तो क्यूबा, हाइती, डोमिनिकन रिपब्लिक और जमाइका। मैंने क्या किया, ए बी सी डी, याद रहेगा। और एक और बड़ा खंड है, ये है पोर्तो रिको। वहां पर क्या था, कोस्टा रिका, ये पोर्तो रिको है, ये यूएसए का हिस्सा है, यूएसए का हिस्सा है। सभी लोग मेरे साथ? 4 बड़े द्वीप, और यहां पर बहुत सारे छोटे द्वीप, छोटे द्वीप, बड़े द्वीप, छोटे द्वीप। सभी को दिख गया, बड़े द्वीप, छोटे द्वीप। सर क्रिस गेल भी यहीं से आते हैं, चलिए जमाइका से क्रिस गेल भी आते हैं, जो लोग गेल को चाहने वाले। 2020 भारत में क्रिकेट के शौकीन ज्यादा हैं, भाग दौड़ के कम, ठीक है। सभी लोग कहां पर हैं, हम अपने विश्व मानचित्र पर हैं, विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर हैं। यहां पर आपको दिख रहा है दोनों उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच में केवल बड़े वाले, तो यहां आपको मिलेगा क्यूबा, हाइती, डोमिनिकन रिपब्लिक, पोर्तो रिको। पोर्तो रिको के आगे लिखा होगा, के आगे क्या लिखा हुआ है, यूएसए। सभी लोग मेरे साथ, ठीक है। सर मेरा एटलस हिंदी में, बेटा हिंदी में भी सचिन का नाम सचिन ही रहेगा, बहामा हिंदी में भी बहामा ही होगा, क्यूबा हिंदी में भी क्यूबा होगा। अगर आपने तमिल में ली हुई है तो तमिल में भी क्यूबा ही लिखेगा, ठीक है। समझ में आया? कोई कह रहा है कि सर थ्योरी समझ में आ रही लेकिन मैप नहीं। बेटा मैप ढूंढो ना, बात यह है कि हमें मैप देखना ही नहीं आता, तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक नजर दे रहा हूं, वेट कर रहा हूं। बेटा ये ढूंढो तो सही,
क्यूबा कह रहा मैप समझ नहीं आ रहा, खोल तो क्यूबा ढूंढ तो। और कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं सिर्फ ढूंढने भर से, चिन्हित करने भर से क्लास के आखिर में आपको सरप्राइज होता है, अरे यार ये तो याद भी हो जाता है। तो जो आप एफर्ट डालेंगे, चिंता मत करिए, आप समय व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, वो आपकी मेमोरी में जाने वाला है। वेट कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं। बड़े बड़े टुकड़े, बड़े टुकड़ों का क्या नाम है? क्यूबा, हाइती, डोमिनिकन रिपब्लिक, जमाइका। इन्हीं इन्हीं 5 को याद रखना है और कुछ नहीं करना है। समझ में आया? यहां तक आ गए? अच्छा, ये बहुत सारे छोटे 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 छोटे, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब सुनिए, ये बहुत सारे द्वीप हैं, इनको हम क्या कहते हैं? कैरेबियन द्वीप या वेस्ट इंडीज। अब इनका वर्गीकरण किया गया। क्या किया गया? वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। ये जो बड़े वाले हैं, बड़े टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, बड़े टुकड़े और छोटे टुकड़े, इनका वर्गीकरण किया गया। इन आइलैंड्स को, इसमें बहामा नहीं है, बहामा को बाहर कर दिया। बी से बहामा, बी से बाहर, बाहर है बहामा, बहामा इसका हिस्सा नहीं है। तो इस वेस्ट इंडीज में, कैरेबियन में बड़े वालों को कहा ग्रेटर और छोटे वालों को कहा लेसर। वृहत और लघु, वृहत और लघु। ग्रेटर आइलैंड भी कह सकता हूं, लेसर आइलैंड भी कह सकता हूं। इनके पास एक शब्द है उसके लिए, एंटाइल। एंटाइल, ग्रेटर एंटाइल और लेसर एंटाइल चलेगा। समझ में आ गया? सिर्फ नामकरण किया गया। बहुत सारे द्वीप थे, उनको याद करना मुश्किल था। तो प्रमुख क्या है? प्रमुख हमने एबीसीडी से देख लिया, वहां से चले यूएसए, उसके बाद आ गया बहामा, बहामा बाहर है, बी फॉर बाहर, फिर क्यूबा और डी डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक जो है ये विभाजित है, ये द्वीप जो है ये विभाजित है, और इस पर 2 आ जाते हैं, हाइती और डोमिनिकन रिपब्लिक, और ये जमाइका है। ठीक है? और यहां पर पोर्टोरिको, पोर्टोरिको ये सब आजाद देश हैं, लेकिन पोर्टोरिको यूएसए का हिस्सा है। समझ में आया? इस कैरेबियन देशों में इस कैरेबियन देशों में बहुत से देश आजाद भी हैं और बहुत से देश इसका हिस्सा भी। समझ में आया यहां तक? ये मानचित्र आपको मिल जाएगा, ये आप देख चुके हैं। और यहां पे पनामा का ये हरा क्षेत्र देख रहे हैं, यहां पे पनामा की नहर, यहां पे देखिए पानी पानी है, तो यहां से नहर, जो सबसे पतला क्षेत्र था, यहां से नहर निकाली गई और ये पनामा की नहर है। और पनामा के बाद हमारा दक्षिण अमेरिका शुरू हो। ठीक है? वापस आ जाएं। कैसे बने कैरेबियन द्वीप? समझ में आ गया? इस तरह से बनते हैं, ज्वालामुखी और प्लेटों के अभिसरण से। वो एक सिद्धांत देना था आपको। इनका वर्गीकरण किया गया। बड़े वालों को क्या कहा गया? बड़े वालों को क्या कहा गया? ग्रेटर कहा गया। छोटे वालों को क्या कहा गया? लेसर कहा गया। ए बी सी डी, ये क्या है? मेक्सिको की खाड़ी। ये क्या है? कैरेबियन सागर। और यहां पे कौन सी नहर है? पनामा नहर। कोस्टा रिका में नहीं गई। 7 देश हैं, 7 देश हैं। ठीक है? चलिए, अब सभी लोग दक्षिण अमेरिका तो बनाना आ गया सर। ऑक्सफोर्ड में 72 नंबर पेज पे, जिस पर भी है। ठीक है सर। डोमिनिकन रिपब्लिक और पोर्टो रिको के बीच में डॉटेड लाइन है, वो क्या है? गलती हो गई यार, गलती होगी, एटलस वालों से छोड़ दो, तुम्हें जगह नहीं मिलती। अब कह रहा है सर उसमें लाइन लगी हुई है, वो बताइए क्या है। पहले मोटा मोटा नहीं समझेगा, अब जो है उसकी खूंखार डिटेल ढूंढेगा। ठीक है सर, क्यूबा संकट के बारे में हो जाए तो पैग भी लगा लेते हैं, भूगोल करा दे। क्यूबा संकट अंतरराष्ट्रीय संबंध के लिए छोड़ दें। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जब शीत युद्ध की बात होगी तो आपके वो शिक्षक करा देंगे। सर क्यूबा पे हो जाए चर्चा, वापस आ जाए। चलिए, इतनी जल्दी नहीं फंस रहा हूं मैं आपके जाल में, आप जल्दी से ये बनाएंगे। ये तो हमने सिखाया हुआ है 2 कदम। अभी कोई नया नया आया, वो एकदम से घबरा रहा होगा। बहुत से छात्र ऐसे, यार ये मानचित्र कैसे बनाते हैं, ये मानचित्र हमने पहले दिन सिखा दिया था। तो आपकी मदद हो जाएगी। उनको मानचित्र में दिक्कत आएगी जो लोग अचानक प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं, जो अवतार लेते हैं,
उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी लोग मेरे साथ हैं बाकी लोग मेरे साथ हैं। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमने उत्तर अमेरिका में किया। उत्तर अमेरिका में स्थल मंडल ढूंढा था। जल्दी से बताओ स्थल मंडल में क्या चीज ढूंढते हम, क्या चीज ढूंढते हम? ये क्या है, जल्दी से बताइए किसके चिन्ह हैं? जल्दी से बताइए किसके चिन्ह हैं? ये 3 चिन्ह क्या हैं? जो भी स्मार्ट स्टूडेंट होंगे वो अब तक समझ गए होंगे कि अरे यार जल्दी से दक्षिण अमेरिका का भौतिक मानचित्र खोलो, अब तो हमें इसके पर्वत पठार मैदान देखने। बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, ये वाला मानचित्र खोल लो। और बढ़िया से क्या आप देख पा रहे हैं इस मानचित्र में पश्चिमी तट पर एक भूरी रेखा है। इतना भूरा है, इतना भूरा है ये। तो ये क्यों है? पर्वत हैं। कौन से पर्वत हैं? एंडीज पर्वत, इन पे कल चर्चा हुई थी। तो सभी लोग, जो लोग मुझसे आज नए जुड़े हैं, पहली चीज तो आपको मानचित्र नहीं बनाना आता और आप अचानक बीच में प्रकट हो जाएंगे, भाई ये वाला हमको समझ नहीं आ रहा, 4 क्लास हो चुकी हैं, प्लीज वो करिएगा। बाकी लोग जो मेरे साथ हैं, क्या आप समझते हैं कि ये बनाना पड़ेगा? बना दें, जल्दी से बना दें। सभी लोग बनाएंगे जो मैं बना रहा हूं, और आप देखेंगे मैं मानचित्र के बाहर निकल गया हूं। ये पर्वत श्रेणी बना दीजिए जल्दी से। अब कोई चैट नहीं चाहिए। मुझे पता है बहुत से छात्र जो हैं बिल्कुल सीरियस हैं, वो ये सब पढ़ भी नहीं रहे। ये हो गया। ये कौन सा है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला कैसे बनी है? कैसे बनी है? अभिसारी, अभिसारी सीमा है। कौन सी प्लेट है? नाजका प्लेट, नाजका प्लेट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी सब लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, ये जो मैं बनाता हूं, आप देखेंगे नीचे में एक ट्रायंगल लगाता हूं। ये एक द्वीप है एकदम दक्षिण में। इसका नाम बताएगा कोई मुझे? जल्दी से। एकदम दक्षिण में एक द्वीप है। जल्दी से एटलस में देखेंगे क्या है। कितने लोगों को यह लिखा हुआ मिल रहा है? टेरा डेल फ्यूगो मिल रहा है। दक्षिण में क्या है? टेरा डेल फ्यूगो मिल गया। जो भी आप नाम दे रहे हैं, जो भी आप नाम दे रहे हैं, इसको ढूंढिए। टेरा डेल फ्यूगो। कुछ लोग कह रहे हैं फॉकलैंड आइलैंड। ये बच्चों फॉकलैंड है। मैं फॉकलैंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? टेरा डेल फ्यूगो। जल्दी ढूंढिए एकदम दक्षिण में टेरा डेल फ्यूगो। जो लोग नहीं ढूंढ पाए हैं, जो लोग नहीं ढूंढ पाए हैं, उन बच्चों के लिए ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये है टेरा डेल फ्यूगो। ये टेरा डेल फ्यूगो है यहां पर, और इसमें इन दोनों के बीच में जलाशय है, पतला गैप है। टेरा डेल फ्यूगो मिला सभी लोगों को? टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो में सभी लोग ध्यान देंगे, विश्व की दक्षिणस्थ मानव बस्ती है। विश्व में अगर दक्षिणतम कोई मानव बस्ती है तो वो टेरा डेल फ्यूगो है। टेरा डेल फ्यूगो द्वीप पर ये शहर है उशुआइया, ये उसी की फोटो है। उशुआइया शहर, ये मानव बस्ती आपको दिखाई दे रही है। विश्व का दक्षिणस्थ कहां पर है? टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो के नीचे आएगा केप हॉर्न। टेरा डेल फ्यूगो का जो दक्षिणस्थ बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा? केप हॉर्न। सर मेरी एटलस में नहीं है। अब आपको दिखाई दे रहा है सभी लोगों को। आपको क्या करना है? टेरा डेल फ्यूगो बना देना है। समोसे के नीचे एक ट्रायंगल बनाएंगे, और ये बिंदु क्या है? यहां पे लिख दूं CH। CH का मतलब केप हॉर्न। केप हॉर्न के नीचे कौन सी जल संधि है? जल्दी से बताएंगे। ये जो भी स्टैनली वैनली ढूंढ रहे हो सब हटा दो। प्रमुख द्वीप नहीं है। प्रमुख द्वीप कौन सा है? टेरा डेल फ्यूगो और फॉकलैंड द्वीप। 2 द्वीप मैंने आपको बता दिए। और एक विषुवत रेखा पर द्वीप है, इसका नाम है गालापागोस। गालापागोस। मैंने आपसे बताया कि मैं आपको परीक्षा संबंधी महम चीजें करवाने वाला हूं, तो आपके भौतिक मानचित्र पे अगर फॉकलैंड दिखा आपको तो उस पे निशान लगा दीजिए। अगर विषुवत रेखा पे पश्चिमी तट पे गालापागोस लिखा है तो निशान लगा दीजिए, चिन्ह है। और नीचे अगर टेरा डेल फ्यूगो है तो निशान लगा दीजिए। बिल्कुल सही, ठीक है? सभी को समझ में आया? अब थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं। तो बच्चों ये क्या है?
ये है टेरा डेल फ्यूगो। इसका दक्षिणस्थ बिंदु क्या है? केप हॉर्न। इसके नीचे क्या है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका और इसके बीच में जल संधि का नाम क्या है? ड्रेक्स पैसेज। सर आप इंग्लिश क्यों लिख रहे हो? अरे यार, श्रीमान ड्रेक थे एक समुद्री लुटेरे। श्रीमान ड्रेक समुद्री लुटेरे थे। अमेरिका ब्रिटेन की रानी ने कहा, बेटा मुझे ऐसे ही समुद्री लुटेरे चाहिए स्पेन के साम्राज्य को तहस नहस करने के लिए। जाओ और स्पेन के साम्राज्य में मेरे लिए खजाना लूट कर लाओ। वो थे साहब ड्रेक। ड्रेक साहब यहां से पास हुए थे सबसे नीचे, उनके नाम पे ड्रेक जल संधि है। सर हिंदी में कैसा लिखेंगे? तो ड होगा, ड के नीचे रे, क की मात्रा, ड्रेक हो जाएगा। ऐसे लिखना है भाई। ड्रेक जल संधि समझ में आ गई? ड्रेक्स पैसेज सभी क्लियर है? ये मैंने क्या किया, कुछ लोग कहते हैं सर चित्र क्या कर रहे हैं, मैंने उसको बड़ा कर दिया ताकि आप लोग समझ सके। अब उसके बाद एक और नाविक हुए, महान नाविक। उन्होंने पूरे विश्व की सागरीय परिक्रमा सबसे पहली बार की। उनका नाम है फर्दिनेंद मगेलन। ये यूरोप से चले और ये प्रशांत महासागर के लिए एक रास्ता ढूंढ रहे थे। तो यहां से इन्होंने ट्राई किया, यहां ट्राई किया, यहां ट्राई किया, यहां ट्राई किया और ये यहां से निकल गए। कहां से निकले? टेरा डेल फ्यूगो और इस मुख्य भूमि के बीच में से निकले। इसे कहते हैं मैगेलन जल संधि। समझ में आया? मैगेलन जल संधि और ड्रेक्स पैसेज में क्या अंतर है? कौन सा ज्यादा नीचे है? ड्रेक्स पैसेज ज्यादा नीचे है। कौन सा ज्यादा खतरनाक है? ड्रेक्स पैसेज पार करना ज्यादा खतरनाक है। और आज भी जो जहाज मैगेलन जल संधि को पार करते हैं, तो यहां पे देख लीजिए चिली का भी हिस्सा है कुछ इसमें, और इसमें अर्जेंटीना का भी हिस्सा है। चिली सरकार उनको प्रशस्ति पत्र देती है, सर्टिफिकेट, कि आपने जीवन में मैगेलन जल संधि पास की। विश्व में लोगों का एक सपना होता है कि जिस तरह एवरेस्ट चढ़ेंगे उस तरह मैगेलन से निकले। समझ में आया? कोई बोल रहा है सर ऐसा क्यों, आपने क्यों कहा कि ये बहुत मुश्किल होता है? बच्चों यहां भारी तूफान होते हैं, बहुत भारी तूफान होते हैं। समुद्र यहां पे बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है नौवहन के लिए। बहुत से जहाज यहां डूबे हैं, बहुतों की कब्रें यहां पर हैं। जबकि आप देखेंगे मैगेलन थोड़ा बेटर है कि नहीं? मैगेलन दोनों तरफ से ढका हुआ है। मैगेलन से निकल गए। ड्रेक्स पैसेज बहुत कठिन है, बहुत बड़ी चुनौती होती है। ठीक है, उसके बाद मैगेलन साहब यहां निकले और मैगेलन साहब यहां आए। कहां आ गए? प्रशांत महासागर में आ गए। तूने महासागर तो बहुत अच्छा लगा। वो कहां से आए थे मैगेलन साहब कहां से आए थे? यहां से आए थे, अटलांटिक से, और इस महासागर में घुसे और वो उन्हें बहुत शांत लगा। इसलिए ये प्रशांत नाम पैसिफिक मतलब पैसिफाइड, ये नाम किसने दिया? श्रीमान मैगेलन ने ये इस महासागर का नामकरण किया, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। मैगेलन कौन थे? जिन्होंने विश्व की पहली सरकम नेविगेशन की, पूरी की पूरी पृथ्वी का पूरी पृथ्वी का जो है चक्कर लगाया पानी के रास्ते। तो सरकम नेविगेशन, सरकम परि और परिवहन, नेविगेशन नौवहन, परिनौवहन किया है विश्व का, ऑफ वर्ल्ड, विश्व की पूरी परिक्रमा की सागरीय रास्ते से। वो व्यक्ति का नाम है मैगेलन। सभी लोग मेरे साथ सभी लोग मेरे साथ हैं? पर्वत श्रृंखला भी समझ में आ गई? एक कह रहा है सर गूगल मैप पे जूम करके बताएं, क्योंकि आदत है गूगल मैप पे जूम करने में मजा बहुत आता है। ये देखो बेटा, अपने हाथ से, हम तो गूगल का इंतजार ही नहीं करते, हमने तो खुद ही बना दिया। बोला सर गूगल पे दिखाएंगे तो मजा आएगा, है ना? यहीं पे बना दिया भाई, यहीं पे बना दिया। सभी लोग क्लियर? अब हम कहां पर हैं? वापस आ गए, इन पर्वतों पर आ गए।
पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट अकोनकागुआ। सभी लोग मेरे साथ, अकोनकागुआ। माउंट अकोनकागुआ। सभी लोग माउंट अकोनकागुआ पे 1 लिख देंगे। जल्दी ये ट्रायंगल बनाइए और 1 लिखिए। किसी को सर गूगल पे बड़ा करिए, गूगल पे बड़ा करिए। अरे भाई पूरा का पूरा यहां पे शहर तक दिखा दिया और ये रही वो। गूगल भी तो यही दिखाएगा, बट आदत है, आदत से मजबूर। ये बनाया नहीं है लेकिन गूगल पे जरा दिखाए, फील आएगा। अकोनकागुआ क्लियर है सभी लोग? अकोनकागुआ पे पेंसिल रखेंगे, सभी लोग पेंसिल रखेंगे और उत्तर दिशा में चलना शुरू करेंगे जब तक आपको एक पर्वत ना मिल जाए जिसका नाम है ओजस डेल सेलाडो। मैं लिख देता हूं, जो लोग लिखने में समस्या देख रहे हैं तो जल्दी लिख रहा हूं, मैं नोट्स में लिख रहा हूं। दक्षिण अमेरिका पर्वत श्रृंखला व चोटी। तो सबसे ज्यादा क्या है? एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ये मैंने बोला हिमालय के बाद सेकंड हाईएस्ट, दूसरी सबसे ऊंची, सेकंड हाईएस्ट। आउटसाइड हिमालय, हिमालय के परे, हिमालय के बाहर दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। श्रेणी की बात हो रही है। ये सबसे लंबी भी है, सबसे लंबी वलित पर्वत श्रेणी। सबसे लंबी वलित पर्वत श्रेणी, उसमें हमने देखा 1 नंबर अकोनकागुआ। सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी है, लगभग 6900 मीटर एग्जैक्ट की जरूरत नहीं। उसके बाद हम दूसरी चोटी पर पहुंचे जिसको मैंने अभी क्या बताया? ओजस डेल सलादो। ओजस डेल सलादो लिख रहे हैं सभी लोग? ओजस डेल सलादो विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी। ये लिखने वालों के लिए, जो लिखना चाहते हैं बढ़िया से लिखिए, खूब कॉन्फिडेंस में रहिए। सर ओजस डेल सेलाडो नीचे है एनको हुमा से। मधु गौतम जी लिख रही एनको हुमा। मधु गौतम जी बात कर रही एनको हुमा की, ये बात कर रही एनको हुमा की। क्या हमने एनको हुमा कहा? क्या हमने एनको हुमा कहा बच्चों? हमने तो अकोनकागुआ कहा, हमने तो एनको हुमा कहा ही नहीं। ये कहीं से पड़ी हुई हैं, इन्हें किसी ने बताया एनको हुमा सबसे ऊंची चोटी है तो ये एनको हुमा सोच रही हैं। अकोनकागुआ जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। एनको हुमा गूगल कर लीजिएगा, 6400 मीटर पर है। ठीक है, कहां पर है? उधर है। तो बेकार में जो लिमिटेड थोड़ी बहुत जानकारी कहीं से हमने कहा ना, रट हम इतना लेते हैं कि एकदम से अंदर से उबाल मारता, अभी उल्टी कर दे, अभी उल्टी कर दे, मत करो। ठीक है, ओजस डेल सेलाडो नहीं मिल रहा, कुछ छात्रों को नहीं मिल रहा, इसीलिए ये चित्र बनाते हैं। बना लिया आपने अपना, 2 नंबर डाल दिया ओजस डेल सेलाडो। ठीक है, यहां पर आ गए और यहां पर 3 और 4 लिख देना है। 3 और 4, 3 और 4। मैंने उस महाद्वीप पे भी 4 चोटियां बताई थी, उस महाद्वीप पर भी 4 चोटियां बनाई थी और इस पर भी हम 4 चोटियां। ये क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। ये अकोनकागुआ क्या है? हिमालय के बाहर की सबसे ऊंची चोटी और
एंडीज की सबसे ऊंची चोटी। और ये क्या है? ये दोनों के दोनों सुप्त ज्वालामुखी हैं। ये हो चुके हैं, सो चुके हैं। इक्वेडोर में दो चोटियां हैं। इक्वेडोर नाम का एक देश है जो इक्वेटर पर है। नाम बताइए इन दोनों चोटियों का, कितने लोगों को पता है? 3 और 4। कितने लोगों को पता है 3 और 4 में कौन सा नंबर, क्या नाम आता है? कुछ लोगों को याद है? बिल्कुल सही कह रहे, कोटोपाक्सी। कोटोपाक्सी। और उसके बाद कोटोपाक्सी, जल्दी से ढूंढेंगे, जाएंगे इक्वेडोर पे जाएंगे। चिम्बरोजा। चिम्बरोजा। चिम्बरोजा या चिम्बरोजो? मिल गया सभी लोगों को? सवाल ये आता है कि दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी किस देश में है? तो ये अर्जेंटीना देश में है। कौन से देश में है? अर्जेंटीना देश में है। सभी लोग मेरे साथ? क्या हमने यही कार्य उत्तर अमेरिका में भी किया था बच्चों? उत्तर अमेरिका में भी यही किया था। अब एक बात बताइए, आपको मानचित्र में मान लीजिए नहीं मिलता, आपने तो अपना खुद ही का मानचित्र बना लिया। ये आपके दिमाग में छपा हुआ है, ये आपके दिमाग में छपा हुआ है। अपनी एटलस में नीचे डाल लीजिए, भाई ये केप हॉर्न है, ये टेरा डेल फ्यूगो है, ये फॉकलैंड है। फॉकलैंड पे आप देखेंगे यहां पे लिखा होगा आपकी एटलस में यूके, ये ब्रिटेन का है। सभी लोग ध्यान दीजिए, ये अर्जेंटीना है, ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना का ये टेरा डेल फ्यूगो है। अर्जेंटीना में ही हमारा कॉन्कागुआ है। अर्जेंटीना ने द्वीप देखे, अर्जेंटीना ने कहा हम इस पे कब्जा कर लेते हैं। अर्जेंटीना ने इस पे कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा यूके उत्तरी गोलार्ध से कहां चल के आएगा, छोटे से द्वीप हैं, इन द्वीपों पर रहता कौन है? पेंगुइन रहते हैं, मानव रहते भी नहीं। अर्जेंटीना ने कब्जा कर लिया। यूके बोला हेलो, आ तो सकते हैं, और यूके सेना लेकर आया और बजाया, और अर्जेंटीना बाहर हो गया। उसे कहते हैं फॉकलैंड वॉर। फॉकलैंड की लड़ाई किस पर हुई? कि बैठे बैठे कोई देख नहीं रहा है, जमीन हड़प लो। होता है ऐसे? होता है गांवों में, शहरों में, कोई नहीं देख रहा है, कब्जा कर लो। तो अर्जेंटीना ने कब्जा किया और यूके ने आके फिर कब्जे को दबा के इनके कब्जे हिलाए। फिर सभी लोग मेरे साथ? कोटोपाक्सी भी हो गया, कोटोपाक्सी भी हो गया, और चिम्बरोजा, 4 हो गए। द्वीपों में क्या बात की? फॉकलैंड द्वीप। नीचे क्या आया? टेरा डेल फ्यूगो द्वीप। और ये क्या है? गालापागोस। आपने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना है? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने अपना कार्य इन्हीं द्वीपों पे किया था, गालापागोस द्वीप। ठीक है, तो ये डार्विन साहब का समय हो गया। हमने इसके ऊपर भी द्वीप किए, आज द्वीप हो गए। अच्छी बात यह है बच्चों, इस महाद्वीप पे पर्वतों की श्रेणी की दृष्टि से मुझे ये परीक्षा के लिए बहुत ही उपयुक्त महाद्वीप लगता है। एक ही पर्वत श्रेणी है, तो यहां पर तो क्या हो गया? इसे टिक कर दूं, इसे टिक कर दूं, कर दूं या नहीं कर दूं? ठीक है, चार्ल्स डार्विन का आपने सिद्धांत दिया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन, किस तरह से प्रकृति में प्रजातियां विकसित होती हैं, किस तरह से प्रकृति उनको सिलेक्ट करती है, और जो फिट है वही आगे चलेगा, ये चार्ल्स डार्विन ने अपने सिद्धांत दिए थे। इवोल्यूशन के लिए, मानव उत्पत्ति पे जो उन्होंने शोध किया था, उनका कार्य इस द्वीप पर हुआ था। किस देश के हैं? ये इक्वेडोर देश के हैं। जो बच्चे याद नहीं रख सकते, आप सोचिए, इक्वेटर विषुवत रेखा पर देश है, उसका नाम है इक्वेडोर। इक्वेडोर, और इक्वेडोर के ही द्वीप हैं गैलापागोस। यहां तक ठीक है? कल भी करेंगे, कल भी करेंगे दक्षिण अमेरिका। आज जो मोटी मोटी चीजें, पहले उस पर काम कर रहे हैं। सभी लोग ध्यान दीजिए। अब क्या हम ढूंढते हैं? पठार। उत्तर अमेरिका में कितने ढूंढे थे? 6 पठार। यहां पे 4 ढूंढूंगा। चौका मारेंगे, छक्का नहीं मारेंगे। सभी लोग तैयार हैं? आपका ये चित्र बन रहा है? जिन लोगों ने चित्र नहीं बनाया, तो यानी आप अपने नोट्स नहीं बना रहे, आपका ग्लास टूटा हुआ है। मैंने आपको पहले दिन से कहा है, आपको लिखवाऊंगा भी, आपको चित्रों में नोट्स भी बनवाऊंगा, उनसे जुड़े सिद्धांत भी करवाऊंगा, आपको थोड़ा खींचूंगा कि एटलस में भी ढूंढो और चिन्हित भी कर लो। इन्हीं कारणों से करने के बाद अगर आपको लगे अरे यार फिर से देखना है, तो फिर से देख लीजिए, करिए मजे से। तो जिन जिन का कब पूरा है वो ये काम कर रहे होंगे, और आपके नंबर भी आएंगे। अभी टेस्ट होना है, याद है? चलिए, तो पहला पठार, पहला पठार यहां पर।
जल्दी से अपनी भौतिक एटलस में देख के बताइए, पूरा का पूरा हिस्सा हल्का सा पीला है कि नहीं? और कितने लोग समझ गए ये जो मैंने चित्र के साथ कुछ खेल किया है अभी? ये मैंने क्या किया बच्चों, क्या आप बता सकते हो ये मैंने क्या किया है? ये मैंने इस चित्र को 3 डायमेंशनल बना दिया, 3D बना दिया। एक और डायमेंशन की उठा हुआ भाग है। ये क्या है? इस पठार की शील्ड है। कौन सा पठार? ब्राजील देश है। यहां पर एक देश मैंने आपको इक्वेडोर बताया, एक देश मैंने आपको अर्जेंटीना बताया और एक देश बताया ब्राजील। आज इतना ही परिचय, कल फिर सारे देशों का भी परिचय दूंगा, कल दूंगा वो, लेकिन आज केवल काम के, क्योंकि आज हम भौतिक भूगोल समझ रहे हैं। ब्राजील उच्च भूमि, ब्राजीलियन शील्ड। क्या आप भी ये बना लेंगे ताकि आपको दिखाई दे ये उठा हुआ हिस्सा है, जैसे एक पठार की का सिरा होता है? ठीक है। अब कोई यहां पे माटो ग्रासो करना चाहता है, बोरबोरेमा, बेटा वो सब उनके छोटे छोटे नाम है, आज जो दे रहा हूं बस उतना करेंगे। ब्राजील उच्च भूमि, ठीक है। यहां पर भी एक उच्च भूमि है, ये मैं ऐसे बना देता हूं, ऐसे बना रहा हूं, चित्र में चलेगा थोड़ा सा? कुछ लोगों ने कहा सर हमारा चित्रण थोड़ा वो है, ऐसा लग रहा है एक टुकड़ा जैसे ईंट रख दियो मैंने। इसका नाम क्या है? गियाना का पठार, गियाना का पठार। 2 पठार हो गए, 2 पठार। तीसरा पठार 2 पर्वतों के बीच में है। क्या कोई बता सकता है 2 पर्वतों के बीच के पठार को क्या कहते हैं? 2 पर्वतों के बीच के पठार को क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? सर वो तो अंतर पर्वतीय पठार होता है। बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही, अंतर पर्वतीय पठार। ये कौन से देश में? बोलीविया। तो तीसरा देश यहां पर अभी हमने किया ब्राजील, इक्वेडोर, और जो लोग नहीं लिख पाए सर इक्वेडोर नहीं बताया, बेटा ये है इक्वेडोर। इक्वेडोर, इक्वेडोर इक्वेटर पर, ब्राजील, अर्जेंटीना, और ये क्या है? बोलीविया का पठार। कौन सा देश? बोलीविया, बोलीविया का पठार। 3 पठार हो गए, दिख गए, आपके दिमाग में छप जाएगा। कैसा है? अंतर पर्वतीय। सर यहां तो आपने कहा एक ही श्रेणी है। हाँ, श्रेणी यहीं पे विभाजित हो गई, एंडीज के अंदर ही। और एंडीज क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन है ना, नए नए फोल्ड माउंटेन में मैंने कहा फोल्डिंग ऐसी भी हो सकती। अच्छा, एक मैं एकदम दक्षिण में जा रहा हूं, सभी लोग ध्यान देंगे। अब ध्यान दीजिए, मैं कहां आ गया हूं? दक्षिण में, अर्जेंटीना में। और यहां पर फिर से मैंने ऐसा कर दिया। अब आपको आशा है कि आज आपको 3D ड्राइंग भी आ गई। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है पैटागोनिया, पैटागोनिया। क्या पठारों के नाम जल्दी से बताएंगे? गियाना। यहां पे 3 देश हैं जिनका नाम ही गियाना से जुड़ा हुआ है, तो गियाना मैं नाम भी बताऊंगा कल देशों का। ब्राजील, पैटागोनिया और बोलीविया। सभी लोग मेरे साथ। अब आपका काम क्या होता है घर जाकर, या क्लास के बाद, या आज जब क्लास खत्म होगी तो क्या कर सकते हैं? ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है कि अगर आप 6 घंटे में जो मैं पढ़ाता हूं अगर उसे रिवाइज कर लेंगे, 6 घंटे में जो पढ़ाता हूं उसे अगर आप रिवाइज कर लेंगे, अगले 2 साल तक याद रहेगा। 2 साल तक, कम नहीं कह रहा हूं मैं। मेरे पास ऐसे भी छात्र हैं, विदेश सेवा में एक छात्र था मेरा, उसने कहा सर मैं जर्मनी में पोस्टेड हूं, वापस आ रहा था फ्लाइट से, तो मेरे साथ कोई बैठे थे जर्मनी के, मैंने उन्हें बताया जर्मनी के बारे में, बोले आप तो मुझसे ज्यादा जानते हो। सर आपसे 2 साल पहले पढ़ा था। सभी से अनुरोध है, मुझे पता है कि क्लास में जब मैंने गाड़ी चलाई तो मुझे असहज हो रहा था, हो सकता है आपको असहज हो, सर इसके लिख नहीं पाया। घर जाइए अपना राइटिंग प्रैक्टिस करिए। अच्छा, पैटागोनिया पठार है, ब्राजील पठार है, अपनी तरह से बनाइए। समझदार है, आपसे बढ़िया समझदार कौन मिलेगा? 3 चीजें होनी होती हैं, 1 पर्वत श्रृंखला और 4 पठार। गियाना, गियाना पठार, ब्राजील पठार। ये बचा खाली क्षेत्र। क्या होता है? अब तो आप सब जानते हैं खाली क्षेत्र क्या होता है। बेसिन होता है, घाटी होती है जिनमें नदियां बहती हैं। एक नदी ये यहां पे कौन सी? विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, जो विषुवत रेखा पर ही गिरेगी, अमेजन नदी, अमेजन नदी घाटी। और यहां पर है प्लाटा नदी घाटी। इसका नाम क्या है? प्लाटा। कल सिखाऊंगा ये प्लाटा कैसे बनी। अमेजन घाटी और प्लाटा घाटी,
अमेजन घाटी और प्लाटा घाटी। सभी लोग ये बताइए, क्या हमने ऐसा ही काम उत्तर अमेरिका में किया था? डिड वी डू द सेम थिंग इन नॉर्थ अमेरिका? वर यू अ लिटिल अनकंफर्टेबल? अरे यार, सोचना भी पड़ रहा है, लिखना भी पड़ रहा है। दूसरी बार मौका मिला आपको, और मुझे बहुत सिद्धांत नहीं बताने पड़े। क्यों? क्योंकि वह मैं उत्तर अमेरिका में बता चुका हूं, उत्तर अमेरिका में बता चुका हूं। आपकी पढ़ाई में और तेजी आती जाएगी, पैनापन आएगा, धार आएगा, अगर आप उन चीजों को लेंगे। जो लिखना है वो लिख लीजिए, और उसके बाद क्लास के बाद अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत। पर मेरे लिए चुनौती क्या है? मेरे लिए चुनौती है 7:30 बज गए हैं, आज की क्लास 1.5 घंटे कर रहा हूं। बहुत से लोगों ने कहा सर क्लास का समय कम कर दीजिए, समय कम कर दीजिए, क्योंकि घुटनों में दर्द होता है। तो उनके लिए आज घुटनों में दर्द मैंने रोक दिया, ठीक है। मैंने सुना है कि पठान ओटीपी पे रिलीज हो गई है, सलमान और शाहरुख खान दोनों के घुटनों में दर्द होता है। अगर उनके घुटनों में दर्द होता है तो आपके में भी हो सकता है, स्वाभाविक सी बात है। तो क्लास तो 1.5 घंटे कर दी मैंने, पर टेस्ट तो लेना है। मैं ज्यादा इच्छुक हूं टेस्ट के लिए। यहां तो मैं आपको बहुत असहज करता हूं। आप एक बात बताइए, टीचर का काम केवल सिर्फ आपको सहज करना है, या आपको आपके कंफर्ट जोन से खींचना है? अगर मेरा वो काम है तो मैं निश्चित रूप से करूंगा, बहुत चीजें लिखवाऊंगा भी, कुछ में तेज जाऊंगा, कुछ में धीरे जाऊंगा। और आप विश्वास करिए कि यार हमारी क्लास तो वीडियो क्लास है, रिकॉर्डेड है, फिर से देख सकते हो। आपको तो चिंता ही नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए, ऑफलाइन वाला बच्चा जो भी देता है, यहां पे दिल्ली में लाखों रुपए फीस देता है, और एक ही बार सुन सकता है, और आप घबरा रहे हो। बताओ यार, सही कह रहे थे वो सलमान शाहरुख के, नए लड़कों से होगा नहीं, करना तो हमें ही पड़ेगा। चलिए टेस्ट ले लूं। सभी लोग कितने लाएंगे? 15/15। जिन लोगों को डर भी लग रहा है, नहीं यार मुझे याद नहीं होगा, अगर आपने प्रक्रिया फॉलो की थी तो वो याद रहेगा। जल्दी से बीच में जो लोग पहली बार आए थे बच्चों, आज आपको मानचित्र बनाना नहीं आता तो एक क्लास आपको सहज नहीं लगेगी। अब तो ट्रायंगल भी बना दिया मैंने, और ये भी बना दिया मैंने, साथ में ऐसा भी किया। और मेरा थोड़ा सा मन बदल गया है। आज का टेस्ट 20/20। अरे सर मार ही डालोगे। रेडी है? रेडी है? 20/20। बोले सर और पढ़ा दीजिए। अरे यार कुछ तो लोगों के घुटने का दर्द का ख्याल रखने दो ना, मुझे बुढ़ापा आया तो ऐसी क्या बात है यार। करें शुरू? चलिए आसान से शुरू करते हैं, आसान से शुरू करते हैं। पहली एंट्री, सभी लोग जो लोग पहली बार टेस्ट दे रहे हैं, मैं लिखता हूं, आप केवल चिन्हित करते हैं। पहली एंट्री है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा जल्दी मार्क करेंगे, आपको सिखाया जा चुका है। कर्क रेखा हमें जलवायु में मदद करेगी। दूसरी मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सर हम टेस्ट नहीं देते, हम बस समझते हैं। बेटा समझना बेवकूफी है कि आपको लग रहा है आता है, अगर टेस्ट में नंबर नहीं आया तो काहे का समझ रहे थे। नंबर तीन पनामा जल संधि, नहीं पनामा कनाल है, पनामा नहर। अब आपको पता है पनामा नहर कहां है। नंबर चार है एक देश जिसका नाम है बेलीज देश। अब आपको ध्यान देना कहां पर है। कुछ द्वीपों पर आज चर्चा चाहता हूं। पहला है गालापागोस द्वीप, यहां चार्ल्स डार्विन ने काम किया था, मार्क कर दीजिए, वहां 5 नंबर लिख दीजिए। 6 नंबर वो है जिसमें अर्जेंटीना और यूके में छिड़ गई जंग, फॉकलैंड। 7 नंबर उस समुद्री लुटेरे ने जिसने स्पेन की नाक में दम कर दिया, ब्रिटेन की रानी ने जो उसको जहाज देकर भेजे थे, उसके नाम पर पड़ा ड्रेक्स पैसेज। विश्व के महान नाविक जिसने पूरी की पूरी पृथ्वी की परिक्रमा ली सागरीय रास्ते से, श्रीमान मैगेलन का मैगेलन जल संधि। मैगेलन
जल संधि। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। 10 नंबर में मुझे चाहिए, जहां से आते हैं उसेन बोल्ट और क्रिस गेल, एक द्वीप जमाइका। 11 नंबर में मुझे बताएंगे एक सुप्त ज्वालामुखी कोटोपाक्सी, एक सुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय नहीं है। 12 नंबर में मुझे बताएंगे आप लोग, ठीक है, गियाना पठार। और 13 नंबर पर एक अंतर पर्वतीय पठार, इसे बोलीविया का पठार कहते हैं, बोलीविया का पठार। 14 नंबर पर आप मुझे बताएंगे पैटागोनिया का पठार, गियाना पठार, पैटागोनिया पठार। और 15 आप मुझे बताएंगे अमेजन नदी की घाटी कहां पर है? सर घाटी कैसे दिखाऊं? उस क्षेत्र को शेड कर दीजिएगा। 15 हुए दक्षिण और केंद्रीय अमेरिका से। अब बोनस के 5 कल को चेक करते हुए हम करेंगे। मुझे चाहिए मिशिगन झील, जो पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में है, मिशिगन लेक। 16 के बाद आया 17। देखें कितने लोगों को याद है ये, अभी भी कितने लोग इसे याद रखते हैं। आज हमने एक प्रायद्वीप की बात की है, यूएसए में ABCD वाला। क्या नाम था उस प्रायद्वीप का? फ्लोरिडा प्रायद्वीप। 17 नंबर डालिएगा। और उसी में ABCD में हमारे एक द्वीप हैं बहामास। उसके बाद 19 नंबर में मुझे उत्तर अमेरिका के मरुस्थल चाहिए। उत्तर अमेरिका में एक मरुस्थल है और 20 नंबर भी एक मरुस्थल है। उत्तर अमेरिका और 20 नंबर भी मरुस्थल है। इस मरुस्थल का नाम क्या है? जल्दी से बता दो। दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल का नाम अटकामा, और इसके मरुस्थल का नाम क्या है? बहुत सारे हैं, सोनोरान है, मोहाव है, लेकिन हमने क्या लिखा था? कैलिफोर्निया। मैंने कहा आपको खींच रहा हूं, आप परेशान हैं मुझसे कि ये लिखवा भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। अभी आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको लगेगा यार मुझे तो 20 के 20 याद आ रहे हैं। आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं याद? जो लोग क्लास में खींचने को तैयार थे, जो लोग मुझसे नहीं लड़ रहे थे, उन्हें लग रहा हाँ यार ये 20 आ रहा है, दिख रहा है। 19, अरे एक रह गया यार, वो वाला बिल्कुल नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आज रिवाइज कर लूंगा। 18, 20 चाहिए 20 थे। शुरू करूं मैं? चलिए, तो मुझे लगता है कि पहला है कर्क रेखा। कर्क रेखा का नियम क्या था? सी के बीच में से काटूंगा इसको, नंबर 1। नंबर 2, मकर रेखा, इस सी के नीचे से काटूंगा, 2। और मुझे पता है इन्हीं पर मरुस्थल बनते हैं, तो मेरा 19 और 20 यहीं पे निकल जाएगा। 19 और 20 सिद्धांत से काम कर लिया मैंने। ये अटकामा है और ये हमारा कैलिफोर्निया। सीधा 1, 2, 19, 20 सॉल्व हो गए कि नहीं हो गए? जल्दी से बताइए। 1, 2 हो गए। 3 में पनामा की नहर। अरे भाई ये तो बहुत सही है, हमें पता है पनामा की पूरी अर्थव्यवस्था इस पे चल रही है भाई, भारत को भी जरूरत है। 4 नंबर बेलीज देश। सर आपने बताया था बिग हैन, यहां मैक्सिको खत्म होगा और यहां पे आ जाएगा बेलीज। तो बेलीज क्या है? 4 नंबर बेलीज, बिग ग्वाटेमाला। हैन से क्या था? होंडुरा, एल सल्वाडोर, निकारागुआ। उसके बाद कोस्टारिका और पनामा। याद है? साथ के साथ क्रम में याद है। उनकी राजधानी आज दोहरानी है। आज मैंने कोई राजधानी का टेस्ट नहीं लिया, कल ले लूंगा।
गालापागोस, सर ये तो यहां पर है, चार्ल्स डार्विन ने यहां काम किया था। 5, ये चार्ल्स डार्विन काम के, वो नित्यानंद वाला द्वीप मत ढूंढिएगा, वो भी यहीं कहीं पे जाके अपना द्वीप बनाया है, स्टेट ऑफ नित्यानंद, न जाने क्या क्या खेल खेल रहा है। नंबर 6 फॉकलैंड, सर यहां पर है, लड़ाई हुई थी। नंबर 7 सर ड्रेक्स का पैसेज, ये है, श्रीमान ड्रेक्स यहां से निकले थे। सर श्रीमान क्यों कह रहे हो, समुद्री लुटेरा था, उसने जो काम कर दिया वो अच्छे अच्छे नहीं कर पाए, पूरे एक देश के साम्राज्य को हिला डाला एक समुद्री लुटेरे ने। मैगेलन कहां से निकले, इस संकरे क्षेत्र से निकले, और उनको प्रशांत महासागर बहुत ही शांत लगा, उन्होंने उसका नाम रख दिया प्रशांत। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है, प्रशांत महासागर अगर कुछ है तो वो है अशांत। चाचा की किस्मत अच्छी थी कि शांत मिल गया और वो जिंदा पहुंच गए, अगर प्रशांत अपने मूड में होता ना, चाचा यहीं दफना दिए गए होते। किस्मत थी, कोई बात नहीं, अब तो मैगेलन का नाम पड़ गया तो पड़ गया। तो ये हो गए मैगेलन साहब। अब आ गए ओजस डेल सलाडो, सर ये तो यहां पर आप बताए थे, थोड़ा ऊपर को ओजस डेल सलाडो है, और सर जमाइका तो यहां पर है, कौन से वाले में, लेसर एंटीली या ग्रेटर एंटीली, सर ग्रेटर, बड़ा टुकड़ा है सर, ग्रेटर है, तो इसलिए जमाइका 10 नंबर। कोटोपाक्सी, सर यही इक्वेडोर में आप बताए थे, यहां पर एक ट्रायंगल, 11 नंबर कोटोपाक्सी। 12 नंबर गियाना का पठार, हां सर आप कुछ पठार तो बताए थे, उत्तर से शुरू किए आप, गियाना बताए, फिर आप ब्राजील बताए, तो गियाना ये हो गया 12। ये सर आप बताए थे ब्राजील, ब्राजील तो हमने पूछा ही नहीं। सर बोलीविया, हाँ बोलीविया यहां पे डाले थे हम, यहां पर हो गया 13, ठीक है। 14 क्या है सर, पैटागोनिया आप यहां बनाए थे ऐसा करके, 14। 15 सर ये जो नदी है विश्व की सबसे बड़ी नदी, ये है अमेजन की घाटी, 15। मिशिगन झील कहां बनाई जाए, अब तो ये लिख दिया हमने, मिशिगन झील ऐसे बनेगी, 16। 17 क्या है, सभी लोग को याद है, फ्लोरिडा का पेनिनसुला ABCD, 17 यहां हो जाएगा। 17 के बाद ये जो द्वीप हैं ये 18 हो जाएंगे, बहामा और मरुस्थल हो चुका है। अब एक बात बताइए, कितने लोगों को पता लगा, अनुभव हुआ होगा कि जो मेरे पिताजी ने मुझसे कार चलवाई, उन्हें विश्वास था ये चला लेगा, लेकिन उन्होंने मुझ पे दबाव रखा कि ऐसे ही तो चलेगी बच्चे, जो तरीका है वो है या नहीं। कितने लोगों को लगा कि हाँ ये लिखते समय बहुत मुश्किल हो रहा था, पता नहीं था याद रहेगा नहीं रहेगा। हमारा दिमाग जो मशीन है, मैंने आपको कहा ना मनोविज्ञान का शिक्षक भी हूं, हमारा मस्तिष्क ऐसे काम करता है कि चीजें चित्रों में ज्यादा याद रहती। टेस्ट आप रोज दे रहे हैं, बढ़िया दे रहे हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, लेकिन मैं फिर चाहूंगा विश्वास करिए, 20 लाने हैं। जब तक मुझ पे विश्वास नहीं करोगे तो 20 आएगा नहीं। 20 कहां गड़बड़ हो रहा है, विश्वास में। सर लेकिन सर थोड़ा और धीरे कर दीजिए, धीरे पढ़ाइए, तब जाके मुझे समझ में आएगा। भाई रिकॉर्डेड है, तुम अपनी स्पीड पे सुनो, 1.5 क्या तुम 0.5x पे सुनो। दक्षिण अमेरिका पर्वत, तुम स्पीड चेंज कर सकते हो, पूरी आजादी है बच्चों, पर तेज आपके लिए अच्छा है, समझ में आया। और सभी लोगों से अनुरोध है, मुझे पता है कि आप में कुछ लोग आधे घंटे की क्लास पसंद करते हैं, कुछ 45 मिनट की, कुछ 1 घंटे की, कुछ 1.5 घंटे की, कुछ 2 घंटे की। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, पढ़ाना मैंने 1.5 घंटा लिया और आपका टेस्ट मैंने 10-12 मिनट लिया, ये मैं लेना चाहता हूं। मुझे एक सिलेबस खत्म करना है, मुझे आदत है, मैं 16 साल से इस चीज में पैनापन लेकर आया हूं अपनी टीचिंग में, कि एक समय में कुछ लेक्चर्स के साथ हम सिलेबस खत्म भी कर पाए। ऐसा नहीं है कि केवल ज्योग्राफी में ही हम चलते जाएं, ज्योग्राफी में पर लेक्चर आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाए। प्रीवियस क्लासेस अगर मिस हुई हैं तो करते रहिए, और अगर आपको मुझसे शिकायत है ऐसे क्यों करवा रहे हो, मेरी तरह करवाओ, तो पुरानी चरस है छोड़ दो, मेंटोस जिंदगी ट्राई करो, स्मार्ट लर्निंग। थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट, जय हिंद, बाय बाय, कल मिलेंगे। और वो जो एक उत्तर है अब लिखिएगा, मरुस्थल पे जो प्रश्न दिया था, एक बार फिर से दिखा दूं। जय हिंद के बाद भी आज रुकना पड़ रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि छात्रों के पास ये पहुंच जाए, और आपके उसमें मटेरियल भी आना शुरू हो जाएगा, इस वीकेंड तक मटेरियल आ जाएगा, इस प्रश्न पे चर्चा करनी। धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम। आप मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा रुके, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।